अस्सलाम वालेकुम। चलें स्टार्ट करते हैं। लाइन प्लॉट पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। स्कैटर प्लॉट स्टार्ट किया था और हमने कुछ बैट्समैन थे उनका डेटा प्लॉट किया था। सही है? क्या किया था, बैटर नाम की एक CSV फाइल मौजूद है हमारे पास, उससे हमने डेटा को रीड करके एवरेज और स्ट्राइक रेट का डेटा प्लॉट किया था। सही है? तो हमारे पास हमने एवरेज को एक्स एक्सिस पर रखा था और स्ट्राइक रेट को वाई एक्सिस पर रखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों को याद होगा हमने कुछ लाइन प्लॉट के अंदर कुछ कस्टमाइजेशंस देखी थी, वो कस्टमाइजेशन हम हर प्लॉट में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम ज़रा कुछ कस्टमाइजेशंस अप्लाई करते हैं स्कैटर प्लॉट पे। सबसे पहले क्या करना है, हमने मार्कर को हमने चेंज करना है। मैं एक काम करता हूँ, पहले रन आउट कर लेता हूँ। चलें, मैं क्या लिखूँगा, PLT डॉट स्कैटर और BTS वेरिएबल का नाम है, उसमें से एवरेज आएगा एक्स एक्सिस पर और स्ट्राइक रेट आएगा वाई एक्सिस पर। ठीक है, एग्जीक्यूट करते तो बेसिक से ग्राफ बन गया। अब अगर मुझे यहाँ पर क्या करना है, मार्कर चेंज करना है, तो क्या कर सकता हूँ, मैं कॉमा लगा के सिर्फ मार्कर लिखूंगा और मार्कर के आगे मुझे जो भी इसको बताना है मैं लिख दूंगा। लेट से मैंने कहा प्लस की मदद से मार्कर बनाओ, एग्जीक्यूट किया तो प्लस देखने को मिल रहा है। ठीक है, सिमिलरली हमने देखा था शायद डॉट से भी हम बना सकते हैं मार्कर्स को। हाँ, डॉट में छोटे छोटे सर्कल्स आ रहे हैं, ओ का यूज़ कर सकते हैं, ओ में वही नॉर्मल बिहेवियर होगा। ठीक है, इसके अलावा हम डी रख सकते हैं। डी क्या होता है, डायमंड शेप को डिनोट करता है। तो इस तरह के ऊपर कुछ लिस्ट लिखी हुई थी फाइल के अंदर, वो हम मार्कर्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मार्कर साइज़। मार्कर साइज़ हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, स्कैटर प्लॉट में मौजूद नहीं होता। क्या मतलब, एक मिनट, हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करके नीचे ले आता हूँ मैं। नीचे आने के बाद मैं ये हटा के लिखता हूँ मार्कर साइज़ इक्वल्स टू, लेट्स मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, तो देख रहे हैं ये एरर दे रहा है। ठीक है, पाथ कलेक्शन गॉट इन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट मार्कर साइज़। तो मार्कर साइज़ एक्चुअली यहाँ पर मौजूद नहीं है स्कैटर प्लॉट के अंदर। सही है, लेकिन हम इसके साइज़ को एक दूसरी टेक्निक से चेंज कर सकते हैं। इसका जो मार्कर साइज़ है हम डिफरेंट तरीके से चेंज कर सकते हैं। वो क्या तरीका है, हम नीचे जाके देखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डेटा सेट है हमारे पास टिप्स के नाम से, उसको हम इंपोर्ट करते हैं सीबोर्न लाइब्रेरी से। मैं लिखता हूँ SNS डॉट लोड डेटा सेट और इसका नाम है टिप्स। डेटा सेट का नाम टिप्स है, वो हमारे पास सीबोर्न लाइब्रेरी में सेव हुआ हुआ है। तो मैंने टिप्स नाम का ही वेरिएबल बना के उसमें डेटा सेट को सेव कर दिया। सही है, चलें सबसे पहले क्या करेंगे, टिप्स की शेप निकालेंगे। कितनी आ रही है, 244 रोज़ हैं और 7 कॉलम्स हैं। ठीक, तो थोड़ा बड़ा डेटा है तो इसलिए हम क्या करेंगे, टिप्स में से सिर्फ हेड या सैंपल करके कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कुछ कॉलम्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसमें टोटल बिल है, टिप है और फर्दर यहाँ पे कॉलम्स मौजूद हैं। सही है, अच्छा, अब करना क्या है कि मैं चाह रहा हूँ कि टोटल बिल को और टिप को मैं प्लॉट करूँ स्कैटर पे। ठीक है, स्कैटर प्लॉट पे मैं इन दोनों कॉलम्स का यूज़ करूँ। आप लोगों से क्वेश्चन है, आप लोग सोच कर बताएं कि कौन सा कॉलम, मतलब दोनों ही न्यूमेरिकल कॉलम है, तो कौन सा कॉलम एक्स पे जाएगा, कौन सा कॉलम वाई पर जाएगा। ठीक है, क्यों, बिल्कुल ऐसी है। तो असल में पॉइंट ये बोलना चाह रहे हैं कि टिप जो है वो डिपेंडेंट है किस पे, बिल के ऊपर। ठीक है, टिप डिपेंडेंट है बिल के ऊपर। अगर बिल होगा, मतलब ऐसा भी हो सकता है ना, कोई बंदा आया बैठा कुछ देर के लिए फिर चला गया, जब उसने कुछ वहाँ पे परचेजिंग या कुछ मतलब खरीदारी करी ही नहीं, तो टिप किस तरह से देगा वो। ठीक है, तो बिल्कुल ये सही पॉइंट है कि टिप डिपेंडेंट है टोटल बिल पे, तो इसीलिए
टोटल बिल इंडिपेंडेंट होगी और वो एक्स एक्सिस पर जाएगा। तो हम लिखते हैं PLT डॉट स्कैटर और यहाँ इसको बताएंगे टिप्स में से कौन सा कॉलम है टोटल बिल का। ये हमारा एक्स एक्सिस पर आया, कोमा किया हमने, और उसके बाद टिप्स और क्या था कॉलम का नाम, टिप ही है विदाउट एस। ठीक है, एग्जीक्यूट किया तो ये ग्राफ बन गया। सही है। अच्छा, अब मतलब ये तो नॉर्मल ग्राफ है, हम इसमें कुछ बिहेवियर देख सकते हैं। वैसे बिहेवियर समहाउ मतलब एग्जैक्टली लीनियर रिलेशन यहाँ पे नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी समहाउ हम इसको बोल सकते हैं लीनियर है। वो इसलिए क्योंकि आप लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स को यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। लेट से मैं इस पॉइंट को कंसिडर करता हूँ, नीचे वाला पॉइंट जो है, इसकी जो बिल है, अच्छा एक्स एक्सिस पे क्या मौजूद है, बिल की अमाउंट है, और वाई एक्सिस पे क्या है उसकी टिप, मतलब जो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दे दी जाती है जो खाना वगैरह सर्व कर रहे होते हैं। तो इसमें इसका कितने का बिल बना, $18 का अराउंड इसका बिल बना। ठीक है, और ये टिप कितनी दे रहा है, अराउंड 0.8 और 0.9 के अराउंड दे रहा है मे बी। ठीक है, या उससे भी थोड़ी सी कम हो सकती है। अच्छा, अगर हम आगे जाते हैं और आगे जाके हम इस पॉइंट को भी एनालाइज करें तो इसकी भी इसकी अमाउंट थोड़ी ज़्यादा है, 33 के अराउंड है मे बी। सही है, लेकिन ये भी क्या कर रहा है, तकरीबन उतनी ही अमाउंट दे रहा है। ठीक है, जो सर्व कर रहा है खाना। लेकिन इसके अलावा अगर हम इसी मतलब पॉइंट पे थोड़ा ऊपर की तरफ चले जाएं, ठीक है, और किसी भी एक पॉइंट को कंसिडर कर लें, लेट से वाला पॉइंट, तो इसका भी तकरीबन वही अमाउंट बन रही है जो इस वाले पॉइंट की थी, जो इस वाले बंदे की थी। लेकिन ये क्या कर रहा है, थोड़ी ज़्यादा टिप दे रहा है, तकरीबन $3 के अराउंड टिप ये प्रोवाइड कर रहा है। तो एग्जैक्टली लीनियर रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये बोल सकते हैं कि टोटल बिल जितना ज़्यादा होगा उतनी ही टिप ज़्यादा मिलने के चांसेस मौजूद है। ठीक है। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि हम ये चाह रहे हैं कि समहाउ हम ना इसको इस तरह से डिनोट करें कि जो सर्कल मतलब साइज़ हम चेंज करना चाह रहे हैं, जो प्लॉट्स हैं ना यहाँ पे जो डॉट्स आ रहे हैं, इनका साइज़ चेंज करना चाह रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी चीज़ को कॉपी करता हूँ, नीचे आता हूँ, और हमारे पास यहाँ पे ना एक एस पैरामीटर होता है, पैरामीटर या पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर मैंने एक एस आर्ग्यूमेंट का यूज़ किया और मैं इसको बताऊँगा कि टिप्स के डेटा सेट में से साइज़ का एक कॉलम है, ये देखें ज़रा, साइज़ का एक कॉलम है, और साइज़ बेसिकली बता रहा है कि ये जो टोटल बिल है ना वो इतने लोगों का है। बेसिकली साइज़ में नंबर ऑफ पीपल की बात हो रही है। ठीक है, तो 2 पीपल थे और उनका टोटल बिल ये बना। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे साइज़ 3 था और यहाँ पे टोटल बिल उनका ये बना। ठीक है, तो अगर हमें पर पर्सन का बिल निकालना हो, हम आपको मालूम है डिवाइड करके निकाल सकते हैं, टोटल बिल को डिवाइड कर देंगे साइज़ से, तो हमें आइडिया हो जाएगा पर पर्सन क्या बिल बन रहा है। खैर, हम यहाँ पे साइज़ वाले कॉलम को यूज़ कर लेते हैं साइज़ को एडजस्ट करने के लिए। किसके साइज़ को, इन डॉट्स के या इन पॉइंट्स के साइज़ को एडजस्ट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एस के अंदर टिप्स और साइज़ निकाल के इसमें डेटा भेजा, एग्जीक्यूट किया, तो देख रहे हैं बहुत छोटा साइज़ आ रहा है, लेकिन अगर आप लोग गौर से इसको देखें तो कुछ पॉइंट्स बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। जैसे इस पॉइंट को देखें, अगर आप लोग, थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है कंपेयर टू द राइट साइड पॉइंट। ठीक है, अच्छा, हम एक और काम करते हैं, यहाँ पे ना थोड़ा सा इसको विजिबल बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, लेट से 10 से। सही। अच्छा, आपको मालूम है कि टिप साइज़, ये जो डेटा आ रहा है ये किस तरह का डेटा है, हम क्या करते हैं tips.info करके इसकी डिटेल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ज़रा देखें क्या इसकी डेटा टाइप है, इंटीजर है इसकी डेटा टाइप। तो अगर मैं इसको कुछ मल्टीप्लाई करवाऊँ किसी नंबर के साथ तो ये काम करेगा, जिस तरह से यहाँ पे काम कर दिया, कोई मसला नहीं आया। अगर इसकी डेटा टाइप कुछ डिफरेंट होती तो फिर मल्टीप्लाई करने पे ये एरर दे देता। खैर, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो इमेजिन करें कि आपकी जो वैल्यूज़ थी ये क्या हो चुकी हैं, सब की सब टाइम्स 10 हो चुकी हैं। ये 20 हो चुका है, 30, 20, 40 एंड सो ऑन, इस तरह की वैल्यूज़ हो चुकी हैं। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या हुआ कि हमारे जो डॉट्स हैं वो थोड़े से एक प्रॉपर शेप में आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर मतलब वो डॉट्स हमें थोड़े ज़्यादा बड़े देखने को मिलेंगे जिसके अंदर लोग ज़्यादा आए हुए थे, साइज़ ज़्यादा था। मतलब साइज़ में हमने क्या बात की कि उसमें नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा हैं, तो जिसमें नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा होंगे तो उसके डॉट्स हमें थोड़े से बड़े देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल पॉइंट समझाने का मतलब ये है कि देखें, एस जो पैरामीटर है ना वो हमारे डॉट्स का साइज़ कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसको कोई
अलग वैल्यू दे दें, इसको हटा दें यहाँ से। आप यहाँ पे क्या करें, कितने टोटल पॉइंट्स हमारे ये देखें कितने टोटल 244 पॉइंट्स हैं। आप यहाँ पे कोई एरे जनरेट कर लें, ठीक है, एक एरे जनरेट करें, उसमें 244 आप रैंडम नंबर्स असाइन करके यहाँ पे दे दें, तो क्या करेगा उसके हिसाब से ये चीज़ एडजस्ट हो जाएगी। पॉइंट समझ रहे हैं आप लोग, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि लाइन प्लॉट के अंदर मार्कर साइज़ का एक एट्रीब्यूट मौजूद था, हमने सिंपल वहाँ पे यूज़ किया, उसको एक फिक्स साइज़ दिया और वो काम कर गया था। लेकिन यहाँ पर मार्कर साइज़ नहीं है, यहाँ पे हमें एस एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा, और हमने डेटा के अंदर एक साइज़ का कॉलम मौजूद है तो उसी की हेल्प ले ली। अदरवाइज हम यहाँ पे अगर कुछ और भी डेटा प्रोवाइड करेंगे तो हमारे ये जो पॉइंट्स हैं उनका साइज़ उसी लिहाज से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलें, अच्छा एक और तरीका होता है स्कैटर प्लॉट बनाने का। अभी तो हमने क्या किया, plt.scatter लिख के हमने वाला काम किया है, सही। स्कैटर प्लॉट का एक सिंपल तरीका भी होता है, अगर आप उस लोग उसका यूज़ करना चाहें, plt.plot, ठीक है, मैंने प्लॉट का यूज़ किया और आपको मालूम है प्लॉट क्या काम करता है, ये प्लॉट का फंक्शन क्या काम करता है जी। हाँ सॉरी, नहीं बार नहीं, लाइन प्लॉट बनाता है, ठीक है, लाइन प्लॉट बना देता है, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे टिप्स और क्या था टिप, ठीक है, अच्छा ये टिप्स नहीं है, विदाउट एस है टिप, ठीक है। तो देख रहे हैं इसने लाइन प्लॉट बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अगर आप इस प्लॉट की मदद से एक बट डायरेक्ट एट्रीब्यूट लिख दें, उसका नाम है ओ, मतलब आप यहाँ पे डायरेक्ट इनपुट दे दें, वो ओ है उसका, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा क्या करेगा, ये लाइन प्लॉट के बजाय क्या बना देगा अब ये आपका स्कैटर प्लॉट बना देगा, ठीक है। तो हो सकता है समटाइम्स आपको इस तरह का मतलब डेटा देखने को मिल जाए, इस तरह की लाइन देखने को मिल जाए कि प्लॉट का यूज़ किया हुआ है जो कि लाइन प्लॉट बनाता है, लेकिन उसके अंदर एट्रीब्यूट अगर ओ दिया हुआ तो आप समझ जाइएगा कि वो स्कैटर प्लॉट बनाएगा, ठीक है। अच्छा इसके अलावा एक और चीज़ होती है इसमें कि अगर हमने स्कैटर प्लस लाइन प्लॉट बनाना, ठीक है, तो देखें वो डॉट्स भी आ रहे हैं हमारे पास और ये लाइन प्लॉट भी आ रहा है, ठीक है। सिर्फ मैंने क्या किया, हाइफन ओ लिख दिया, हाइफन लाइन को शो कर रहा है और ओ बेसिकली डॉट्स को शो कर रहा है, पॉइंट्स को शो कर रहा है, ठीक है। खैर उसके अलावा आप लोग बताएं, अगर मुझे इसको एक्स लेबल लगाना हो तो क्या करूँगा जी, एक्स वाई लेबल देने, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर इसकी मतलब जो कॉलम की वैल्यूज हैं वो बतानी है इसको, जी भाई सिंपल है ना, एक्स लेबल वाई लेबल ही यूज़ करेंगे, सिंपल। देखें मैं इसी को उठा लेता हूँ, ठीक है, और मैं नीचे क्या बोलता हूँ plt.x लेवल, और यहाँ पे हम बता देते हैं टोटल बिल, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हम y पर भी बताते हैं कि ये टिप अमाउंट है, और यहाँ पर एक से क्या कर देंगे, y कर देंगे, एग्जीक्यूट करें, या आगे टोटल बिल आपका और टिप अमाउंट आ गई, ठीक है। सिमिलरली मुझे यहाँ पे हेडिंग लगानी है इसकी टॉप पे, किस तरह आएगी, ग्राफ के टॉप पे टाइटल से आएगी, एग्जैक्टली, ठीक है। तो हम इसी के नीचे जाके या कहीं भी किसी कोई पोजीशन पे जाके इसको बताएंगे plt.title और क्या नाम दें इसको, टोटल बिल वर्सेस टिप्स अमाउंट, लेट्स से मैंने MT लिख दिया, सही है, तो इसको टाइटल आ गया। फिर बाकी आपको मालूम है हम इसमें लेजेंड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं, ये सारी कस्टमाइजेशन यहाँ पर मौजूद है जो हम परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है भाई यहाँ तक जी। चले आगे बढ़ते हैं फिर, बार चार्ट्स। बार चार्ट्स हमारे पास यूज़ होते हैं बाय वेरिएट एनालिसिस के लिए, ठीक है। बाय वेरिएट एनालिसिस मतलब एटलीस्ट हमें 2 कॉलम्स यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे बार चार्ट्स को बनाने के लिए, और ऐसा क्यों है, क्योंकि मेरे एक्स एक्सिस पर आपका क्या होगा, ये देखना आप लोग किस तरह का डेटा आएगा, कैटेगोरिकल डेटा आएगा। याद है ना डेटा हमने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ डेटा, हाँ भाई टाइप्स ऑफ डेटा पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, ठीक है। क्वांटिटेटिव था मतलब कैटेगोरिकल या क्वालिटेटिव डेटा, और दूसरा क्या होता है न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव डेटा होता है, ठीक है। कैटेगोरिकल के अंदर फर्दर दो टाइप्स थी, वो कौन कौन सी थी, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, ठीक है।
अब वो असल में वाइट बोर्ड पे लिखी थी और मैंने बंद कर दिया, तो अब वो मिलेगा नहीं दोबारा से, लेकिन आपको माइंड में आ रहा होगा हमने पढ़ा था। इसके अलावा न्यूमेरिकल के अंदर क्या किया था, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डेटा, ठीक है। तो ये डेटा की टाइप्स पढ़ी थी हमने। तो ये जो हमारा बार चार्ट है या बार प्लॉट है, बेसिकली ये कैटेगोरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल डेटा के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और इसमें बेसिकली हम इस तरीके की मतलब बिहेवियर देख रहे होते हैं कि लेट्स से कि भाई यहाँ पे एक स्कूल के अंदर सर्वे किया गया या क्लास के अंदर सर्वे किया गया और देखा गया कि किस किस स्टूडेंट को क्या पसंद है। तो रीडिंग वाले कितने स्टूडेंट्स निकले जिनको रीडिंग पसंद है, या जो रीडिंग कर रहे थे वो कितने स्टूडेंट्स थे, वो 8 थे, ठीक है। बार चार्ट किस तरह पढ़ेंगे, इस तरह से कि रीडिंग जो स्टूडेंट्स कर रहे थे या चिल्ड्रन कर रहे थे वो कितने थे, 8 थे। कितने लोग प्ले कर रहे थे, कितने स्टूडेंट्स प्ले कर रहे थे, 18 थे। तो इस तरीके से हम बार चार्ट को पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम इसको ज़रा बनाते हैं बार चार्ट को। सबसे पहले तो बाइवेरिएट एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। न्यूमेरिकल वर्सेस कैटेगोरिकल डेटा के लिए हमारे पास ये बार प्लॉट बनते हैं। और हाँ, इसका यूज़ केस क्या हो सकता है कि अगर हमने, आपको याद होगा हमने ग्रुप बाय का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ग्रुप बाय का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। लेट से अगर हम प्रीवियस वाले टॉपिक की बात करें तो हमने वहाँ पे एसक्यूएल ज्वाइंस पढ़े थे, मतलब इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन वगैरह वगैरह। तो याद होगा कि हमने रजिस्ट्रेशन, कोचिंग सेंटर या किसी इंस्टीट्यूट की रजिस्ट्रेशन की बात की थी और 2 मंथ्स का डेटा मौजूद था, अप्रैल और मई का, मार्च अप्रैल से, ठीक है। तो हमने उस पर ग्रुप बाय लगाया था, ठीक है। तो ग्रुप बाय लगाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास हमने मंथ पे लगाया था, तो एक मंथ का डेटा, मार्च का डेटा अलग टेबल की फॉर्म में आ गया था और अप्रैल का डेटा एक अलग फॉर्म में आ गया था। तो हम क्या कर सकते हैं, उस ग्रुप बाय वाले डेटा को या उस ग्रुप बाय वाले जो आउटपुट है उसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के बार प्लॉट में बना सकते हैं। तो मार्च एक आ जाएगा, मार्च एक आपका एक्स एक्सिस पे डेटा आ जाएगा और उसकी वैल्यू आ जाएगी भाई टोटल कितना उस मंथ के अंदर रेवेन्यू जनरेट हुआ, सिमिलरली अप्रैल के साथ। खैर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको ज़रा हम किस तरह से बनाते हैं। तो ये कुछ डेटा मौजूद है, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और हम यहाँ पे इसको प्लॉट बनाते हैं। क्या लिखूँगा, PLT डॉट बार। कौन सा प्लॉट बना रहा हूँ, बार चार्ट, तो मैंने बार लिख दिया यहाँ पे। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगा मेरा, कलर्स। देख रहे हैं आप लोग, कैटेगोरिकल डेटा कौन सा इसके अंदर, ये कलर्स वाला डेटा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कलर्स लिखा और आगे क्या बताऊँगा, वाई एक्सिस के लिए चिल्ड्रन, ठीक है। एग्जीक्यूट किया तो अब इस तरह के बार्स हमें देखने को मिल रहे हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, पिंक। हो सकता है ये मतलब डेटा इसको शो कर रहा हो कि भाई लोगों से मालूम किया गया कि उनके फेवरेट कलर कौन सा है। तो रेड वाले कितने बंदे आए, 10 आए। ब्लू जिनको पसंद है वो कितने लोग आए, 20 एंड सो ऑन, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब इसमें कुछ कस्टमाइजेशन की बात करते हैं। हमने क्या करना है, डिफरेंट कलर्स के साथ इन बार्स को लेकर आना है, ठीक है। डिफरेंट कलर्स इन बार्स को असाइन करने हैं। तो मैं दोबारा से लिखता हूँ, PLT डॉट बार, कलर्स, चिल्ड्रन, और यहाँ पे कलर का एक एट्रीब्यूट है हमारे पास, ठीक है। कलर का एक एट्रीब्यूट है। चलें बताएं, अब हमने क्या करना है, बारी बारी जितने भी बार्स बने होंगे ना, हमने उनके बारी बारी कलर्स बताने हैं। अब कलर्स अगर हम चाहें तो हेक्स कोड में भी बता सकते हैं, वरना सिंपल वर्ड वाले भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल अगर वर्ड्स हैं तो लाइक येलो, ब्लू, ग्रीन, रेड, इस तरह के सिंपल हम वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कोई फैंसी कलर चाहिए तो फिर आप क्या करें, जाकर कलर्स के हेक्स कोड्स उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिएगा। खैर अभी हम सिंपल वर्ड्स वाला का यूज़ करते हैं। तो रेड के लिए लेट्स हम रेड ही लिख लेते हैं, ठीक है। पहला वाला जो डेटा वो रेड को शो करा तो हमने इसको रेड ही कलर में रख दिया। सेकेंड वाला ब्लू है, इसको ब्लू में रख देते हैं। फिर ग्रीन है, ग्रीन में रख देते हैं। देन येलो और फिर पिंक, ठीक है। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। तो क्या हुआ, ये हमारे कलर्स चेंज हो चुके हैं, सही है। बाकी अगर आप कलर चेंज, इसको शफल करना चाहें, कलर्स को चेंज करना चाहें तो रेड को आप ब्लू बना सकते हैं एंड सो ऑन, जो भी आपने बनाना हो, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, बार चार्ट की जब बात करते हैं ना, तो एक तो हमारा वर्टिकल बार चार्ट होता है, ये जो नॉर्मल बार चार्ट है, वर्टिकल जिसमें बार्स हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में क्या करना होता है, मैं पूरी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, सिर्फ एक डिफरेंस है, मैं क्या करूँगा, बार के बाद आगे एच लिख दूँगा, ठीक है। बार हॉरिजॉन्टल मतलब है इसका। तो क्या होगा, बस एच की इजाफे की वजह से अब ये बार्स किस तरह बन जाएंगे, मेरे हॉरिजॉन्टल बार्स बन जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। तो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल बार इस तरह से बनाए जा सकते हैं। चलें, एक्स टेबल देने क्या करना होगा,
PLT डॉट एक्स लेवल वही चीज़ है, और एक्स में क्या है हमारे पास कलर्स, ठीक है। वाई में क्या आ जाएगा, वाई में क्या था, नहीं चिल्ड्रन तो उस डेटा के अंदर था, अच्छा चिल्ड्रन है, ठीक है। यहाँ क्या नाम दें इसको, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और यहाँ पे एक्स के बजाय वाई करते रहे, ठीक है। तो आपके पास एक्स और वाई लेवल्स आ गए। सिमिलरली टाइटल लगाने आपको आइडिया है, लेजेंड्स लगाने आपको आइडिया है। वैसे लेजेंड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ग्राफ है, ठीक है। आपको खुद समझ आ जाएगा इसमें कि किस चीज़ की बात हो रही है, लेकिन लगाना चाहें तो आप लेजेंड की मदद से वो टाइटल लगा सकते हैं, ठीक है भाई। वाई लेवल वगैरह आ गया। आगे बढ़ते हैं, और अब हमने क्या करना है, बैट्समैन सीजन रिकॉर्ड का एक डेटा है उसको रीड करना है। मैं आता हूँ मैटप्लॉटलिब के अंदर, और बैट्समैन सीजन रिकॉर्ड एक फाइल मौजूद है, इसको हमने रीड करना है। क्या लिखना पड़ेगा, PD डॉट रीड CSV, और हाँ भाई क्या करूँगा मैं, मैटप्लॉटलिब और फॉरवर्ड स्लैश लगा के बैट्समैन सीजन रिकॉर्ड CSV आ गया, और फिर हम इसको BTS में सेव कर देते हैं, ठीक है। शॉर्टकट बना के हमने इसको BTS में सेव कर दिया। BTS की सबसे पहले शेप निकाल लेते हैं कि उसमें कितना डेटा मौजूद है। अच्छा छोटा सा ही डेटा है, 5 रोज एंड 4 कॉलम्स का डेटा है, तो पूरा डेटा ही प्रिंट करके देख लेते हैं उसमें किस तरह का डेटा मौजूद है। चलें, कुछ बैट्समैन के नेम्स आ रहे हैं और 3 ईयर्स का डेटा आ रहा है, 2015, 2016 एंड 2017 का, ठीक है। चलें बताएं ज़रा क्या करना है हमने, बैट्समैन का 2015 के साथ डेटा प्लॉट करना है, बार प्लॉट बनाना है, ठीक है। मतलब इमेजिन करें क्या होगा, ये नेम्स मेरे पास एक्स एक्सिस पे आ रहे होंगे, समझ रहे हैं बात को, और इनकी वैल्यूज़ 2015 वाले कॉलम से उठ के कहाँ जाएंगी, वाई एक्सिस पर जाएंगी, ठीक है। इमेजिन कर रहे हैं आप लोग। चलें बताएं क्या लिखना होगा, PLT डॉट बार, ठीक है। वेरिएबल क्या है मेरा, BTS, और कॉलम का नाम है बैट्समैन। आगे जाते हैं, और BTS यहाँ पर कॉलम का नाम है 2015, एग्जीक्यूट करते हैं तो ये सिंपल सा बार प्लॉट आ गया, ठीक है। अगेन कलर चेंज करें तो आप कलर इसको बता सकते हैं। अच्छा आगे जाते हैं, अब क्या बोल रहे हैं कि हमें ना 2015 और 2016 का डेटा बनाना है, दोनों का डेटा एक साथ प्लॉट करना है। असल में मैं आपको एक ऐसा प्लॉट बताना चाह रहा हूँ, देखें ज़रा, ये आप लोगों ने देखा होगा लाजमी, हाँ समथिंग लाइक दिस। देख रहे हैं कि नहीं हिस्टोग्राम नहीं है, ये हिस्टोग्राम अलग होता है, ये बार चार्ट ही है, बार प्लॉट ही है, लेकिन ये क्या कर रहा है, 2-3 चीज़ों को एक साथ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। देखें ज़रा क्या क्या आ रहा है, रिकॉल आ रहा है, प्रिसीजन आ रहा है, और एफ मेजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 4 क्वांटिटीज़ को एक साथ प्लॉट कर रहा है। हम इस तरह का कुछ प्लॉट बनाने वाले हैं, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो अगर मैं अब 2015 और 2016 का डेटा एक साथ प्लॉट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बिहेवियर किस तरह का शो करता है। मैं क्या करता हूँ, 15 वाला डेटा तो पहले उठा के ले आता हूँ, 15 वाला जो लाइन थी उसको कॉपी करके ले आया, ठीक है। सिमिलरली नीचे आगे क्या करूँगा, मैं इसको 15 के बजाय 16 कर दूँगा, सही है। यहाँ तक दोनों लाइन्स को मैंने लिख दिया, 15 और 16 के साथ एग्जीक्यूट किया। ज़रा बिहेवियर देखिएगा इसका, इसने क्या किया, हमें हर जगह ऑरेंज दिख रहा है एक्सेप्ट दिस वन। इसमें क्या हो रहा है कि ऑरेंज थोड़ा सा नीचे और जो ब्लू है वो थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है। पहले एक काम करते हैं, हम डेटा को देखते हैं, डेटा किस तरह का मौजूद है। आ जाए ज़रा देखें, हमारे पास 2015 का ये डेटा पॉइंट्स मौजूद हैं और 2016 के डेटा पॉइंट्स मौजूद हैं। अब ज़रा समझिएगा बात को, मेरे जो 2016 का डेटा है उसमें तमाम वैल्यूज़ क्या हैं, 2015 वाले से बड़ी है। ये देखें 687 और ये 530 बड़ी वैल्यू है। सिमिलरली 848 और यहाँ पे 562 बड़ी वैल्यू है। सिर्फ यहाँ पर 284 छोटा नंबर आ गया और ये नंबर क्या है, बड़ा है। इस सिनेरियो के अलावा आपकी जो 2016 की वैल्यूज़ है वो सारी की सारी बड़ी है 2015 की वैल्यूज़ से। यहाँ तक बात समझ आ रही है। तो हुआ क्या कि जब हमने दोनों को एक साथ प्लॉट बनाया ना, तो 2016 की 2016 की वैल्यू से क्या किया,
ओवरलैप कर दिया 2015 की वैल्यूज़ को, एक्सेप्ट दिस वन। इसमें क्या हुआ, ये देख रहे हैं ऑरेंज वाला बेसिकली 284 को शो कर रहा है, और जो ब्लू वाला है वो कौन सा ग्राफ है, वो 2015 का ग्राफ को शो कर रहा है। ये बात समझ रहे नहीं समझ रहे? तो बेसिकली हर ऑरेंज ग्राफ के पीछे ना एक ब्लू वाला बार हिडन हुआ है, ठीक है। ऑरेंज वाले की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से वो ओवरलैप हो गया ब्लू वाले पर, और ब्लू वाले छोटे वैल्यूज होने की वजह से हमें दिख नहीं रहे। तो यहाँ पर सिर्फ ब्लू वाला दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ब्लू वाली वैल्यूज बढ़ी है जी। वैल्यू क्यों कम करेंगे हम, हमें तो इसके बराबर देखें दो तरह के होते हैं हमारे जो बार चार्ट होते हैं ना अनस, यहाँ समझें। एक तो आपका ये वाला बार चार्ट हो गया जो आपको मल्टीपल बार प्लॉट्स की फॉर्म में मतलब दिख रहा होता है। एक होता है स्टेट बार प्लॉट, नाम सुना होगा आप लोगों ने, स्टेट बार चार्ट या स्टेट बार प्लॉट, ये देखें एक इस तरह का होता है। तो हमने क्या करना है, हम दोनों ही बनाएंगे, सही है। ये बनाएंगे, वैल्यू कम नहीं करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे कुछ टेक्निक से यूज़ करते हुए इस तरह का ग्राफ बनाएंगे कि एक ईयर के बाद दूसरे ईयर की वैल्यू, फिर उसके बाद एक थर्ड ईयर की वैल्यू, इस तरह का हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हम फोकस कर रहे हैं इस मल्टीपल बार चार्ट पे, ठीक है। तो पहले पॉइंट समझ आ गया आपको कि क्या मसला हो रहा है जिसकी वजह से हम सही से बार प्लॉट को नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग समझ गए होंगे कि अगर मैं 2017 को भी प्लॉट बना लूँ, मतलब एक लाइन का मैं और इजाफा कर दूँ और उसमें 2017 भी लिख दूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ऐसा ही है। हाँ भाई चलें। देखें जरा, मैंने इसको 2016 के बजाय 17 कर दिया, ठीक है। तो अब क्या है, बेसिकली हमारी जो वैल्यूज़ हैं, एक नज़र वैल्यूज़ देखते पहले जाके। 2017 के अंदर 216 वैल्यू आ रही है, ठीक है, समझिएगा बात को। इस 2015 को कौन सा कलर मिला था, ब्लू वाला कलर मिला था, सही है। 2016 को कौन सा कलर मिला, ऑरेंज वाला बाय डिफ़ॉल्ट, और 2017 को कौन सा मिला, ग्रीन मिला, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें ग्रीन कलर दिखा ना, बेसिकली वो 2017 की वैल्यूज़ को शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगेन ये सारे ओवरलैप हो रहे हैं, समझिएगा बात को, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, जो हम चाह रहे हैं उस तरह से नहीं आ रहा। ना तो ये स्टेट फॉर्म में आ रहा है और ना ही ये मल्टीपल चार्ट्स की फॉर्म में आ रहा है, मल्टीपल बार्स की फॉर्म में आ रहा है, सही है, क्लियर हो रही है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, हमने ना इसको सही तरीके से बनाना है। पहले मल्टीपल बार चार्ट पर हम उस पर फोकस कर रहे हैं। तो क्या करूँगा मैंने सबसे पहले इन तीनों को लिख दिया कि 2015, फिर 2016, फिर 2017, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो लेट से कंसिडर करें कि ये थ्री बार्स हैं, ठीक है। ये 4 बार्स दिख रहे हैं ना आपको, या आप समझे कि 3 बार्स हैं आपके पास। और हमने क्या करना है, पहले जो डेटा दिखाना है वो किसका दिखाना है, 2015 का, फिर दिखाना है 2016 का, और फिर दिखाना है 2017 का डेटा दिखाना है, सही है। तो अब इसके लिए हम थोड़ा सा वर्किंग करते हैं। अच्छा, अब करेंगे क्या हम, अच्छा तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ से ना, अच्छा ये जो मैटप्लॉटलिब है ना, मैटप्लॉटलिब में हमें थोड़ा सा इसको जुगाड़ू तरीके से बनाना पड़ता है, ठीक है। बन जाएगा लेकिन थोड़ा जुगाड़ू तरीके से बनेगा। हाँ, सी बोन जब पढ़ेंगे ना उसके अंदर ये डायरेक्ट हमारे पास बन जाता है, डायरेक्ट इस तरह का बिहेवियर हमें मिल जाता है। या पांडास के प्लॉट पढ़ेंगे तो उसमें भी डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है। वो खुद समझ जाएगा कि हमने मल्टीपल बार चार्ट्स बनाने हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा हमें काम करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ np डॉट अरेंज और bts डॉट शेप। मैं बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, 0। चलें ज़रा यहाँ देखें, मैंने bts वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर किया था, ठीक है, डेटा को रीड करके स्टोर कर दिया था। कितनी शेप आ रही है इसकी, 5, मतलब अगर एग्जैक्ट देखें तो 5,4 है, 5 रोज एंड 4 कॉलम्स आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, 0 लिख के इससे क्या निकाल लिया, इसकी मैंने रोज निकाल ली, ठीक है। इतनी रोज है इसमें टोटल 5। और फिर मैंने क्या किया, इस पूरी चीज़ को 5 को मैंने किस में डाल दिया, np डॉट अरेंज के अंदर। और आपको मालूम है अरेंज क्या करता है जी भाई, numpy के अंदर अरेंज क्या काम करता है फंक्शन जी। देखें रेंज, पाइथन वाला रेंज क्या किया करता था, नंबर्स जनरेट करता था।
हाँ, रेंज वहाँ पे क्या करता था, नंबर जनरेट करता था। नमपाई के अंदर वही चीज़ ए रेंज से यूज़ होती है, ठीक है। ए रेंज बोलें या अरेंज बोलें, ठीक है, ए रेंज वैसे बोला जाता है यूजुअली। ये देखें ज़रा, मैंने इसको जब 5 दिया नंबर, तो उसने क्या किया, मुझे 0 से लेके 4 तक के नंबर जनरेट करके दे दिए, ठीक है। बिहेवियर वही है बिल्कुल, रेंज वाला। 5 मैंने लिखा तो 5 इसने कंसिडर नहीं किया, लेकिन 0 से चला 4 तक के नंबर्स लाया, तो लेंथ कितनी बन रही है फिर भी मेरी 5 ही बन रही है। यहाँ तक क्लियर हो रही है बात? अच्छा, मैं पहले आपको आइडिया समझाता हूँ मैं करना क्या चाह रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा एक इमेज बन जाए। चले यहाँ देखें, पहले हमारे पास मतलब 5 बैट्समैन के नेम्स आ रहे थे ना, मैं उनको ABCD करके लिख देता हूँ, पूरे पूरे नाम से लिख रहा हूँ। मैंने लिखा A B C D E, और फिर हमें इनके बार्स देखने को मिल रहे थे, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, हमें इनके बार्स देखने को मिल रहे थे, ठीक है भाई। अच्छा, अब मैं मल्टीपल बार चार्ट बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसी प्लॉट पे मल्टीपल बार प्लॉट्स बनाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सोच के देखें कि अगर मैं थोड़ा थोड़ा ये जो ओरिजिनल है ना, देखें ये जो मैटप्लॉटली प्लॉट कर रहा होगा ना हमारे एक्स एक्सिस पे वैल्यूज़ को, वो क्या करेगा, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे बार्स को बनाता है। अगर आप वापसी पीछे जाएँ, ये देखें, ये एक स्पेसिफिक लोकेशन है, मतलब अगर आप लोग गौर करें तो हाफ ही कहाँ पर है, ये राइट साइड पर है, और हाफ ही कहाँ है इसका एरिया, लेफ्ट साइड पर है। तो अगर मैं सम हाउ इसको थोड़ा सा लेफ्ट पे ले जाऊँ, समझिएगा बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं 2015 वाले बार को क्या करूँ, थोड़ा सा लेफ्ट पर ले जाऊँ, ठीक है। किस तरीके से ले जाऊँ मैं अगर बोलता हूँ कि थोड़ा सा इसको, अभी लेट से ये लोकेशन आ रही है ना इसकी, अगर मैं उस बार को थोड़ा सा लेफ्ट पे ले आऊँ, ठीक है, ये मेरे पास वो वाली चीज़ है जो मतलब इस तरह का जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर नोटेशन या जो भी मतलब एक आ रहा है कि उसके सेंटर पे लाई कर रहा था हमारा बार। तो अगर मैं उस सेंटर से उठा के थोड़ा सा लेफ्ट पे ले जाऊँ अपने बार को, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं क्या करूँ, सेकंड वाला जो 2016 का चार्ट है वो मैं थोड़ा सा इसको आगे करके बनाऊँ, मतलब बिल्कुल उसके बराबर में इसको बना दूँ, और फिर क्या करूँ, मैं थर्ड वाले को बना दूँ जो 2017 का है, ठीक है। मैंने ये किस तरह करना होगा, मैंने थोड़ा सा जो मेरे बार्स अभी बन रहे ना 2015 के, उन तमाम बार्स को थोड़ा थोड़ा लेफ्ट पे शिफ्ट करना पड़ेगा। पहला पॉइंट समझ आ रहा है मेरा, ठीक है। सिमिलरली आगे के जो आपके बार्स हैं इनके साथ भी आपको ये करना पड़ेगा, जो इनकी ओरिजिनल लोकेशन है इससे थोड़ा सा आपको लेफ्ट पे लेके जाना पड़ेगा। अगर लेफ्ट पर चले गए तो हम क्या करेंगे, इनकी विड्थ को थोड़ा सा कम कर देंगे। क्या करेंगे, विड्थ को कम कर देंगे। अभी आप लोग देख रहे होंगे इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। चलें, थोड़ा सा आपको आइडिया हुआ होगा। तो अब मुझे क्या करना है, अगर मैं अपने बार्स को लेफ्ट पे लेके जाना चाह रहा हूँ ना, तो मेरे पास कोई वैल्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कोई वैल्यू। देखें, अगर मेरे पास कैटेगरी आ रही है ना नीचे, मतलब कोई ऑब्जेक्ट या कोई स्ट्रिंग आ रहा है एक्स एक्सिस पे, तो मैं मतलब क्या बोलूँगा कि उसको पीछे लेके जाओ। अब बोलेगा कितना पीछे लेके जाऊँ, अगर नंबर होगा तो हम आराम से बता सकते हैं भाई इसको 2 डिजिट्स पीछे ले जाओ, या 2 बॉक्सेस पीछे ले जाओ, 3 बॉक्सेस पीछे ले जाओ, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास कैटेगोरिकल डेटा एक्स एक्सिस पर मौजूद है तो मैं उसको शिफ्ट नहीं करा सकता इतनी ईजिली। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तो एक्स एक्सिस की जो कैटेगरीज है उनको मैंने चेंज किया, किसके अंदर, नंबर्स के अंदर। और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे वो वाली टेक्निक का यूज़ किया। मैंने क्या लिखा, np डॉट अरेंज के अंदर मैंने क्या लिख दिया, प्लॉटिंग भी चेंज फ्लोटिंग से प्लॉटिंग भी चेंज हो रही होती है ना, बिल्कुल प्लॉट तो y चेंज हो रहा है। वाई चेंज नहीं हो रहा, वाई आपका ऐसे ही रहेगा, हाँ y चेंज, वाई सेम रहेगा, बस थोड़ा सा वो उठ के ना यहाँ से उठ के थोड़ा सा इधर को आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो अब मैंने समझा, मैंने किया किस तरीके से, ये समझें। देखिए मेरे पास एक्स एक्सिस पे कितने टोटल प्लॉट्स आ रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस पे कितनी वैल्यूज आ रही हैं टोटल, 5 की ना भाई। एक्स एक्सिस पे टोटल कितने प्लॉट्स आ रहे हैं, कितने बार्स, कितनी वैल्यूज आ रही हैं एक्स एक्सिस पे, 5 आ रही हैं। और कैसे पता चला हमें, ये देखें, अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो डेटा के अंदर कितने बैट्समैन हैं, 5 बैट्समैन आ रहे हैं। तो मैंने इसीलिए यहीं से डेटा को उठा लिया। क्लियर हो रही है बात। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट 5 भी लिख सकते हैं इसको, ये जो मैंने इतनी बड़ी चीज़ लिखी है ना, आप इसको उठा के डायरेक्ट 5 भी लिख दें, लेकिन फिर क्या होगा, आपका डायनेमिक नहीं रहेगा। अगर आप 5 लिख देंगे तो क्या होगा, आपके इस डेटा सेट के लिए तो काम कर देगा वो मल्टीपल बार वाला तरीका। लेकिन अगर आपको डेटा थोड़ा चेंज करना पड़ गया या आपका कोई डेटा चेंज हो गया तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको मैनुअली आके यहाँ पे 5 की जगह लेट से 8 लिखना पड़ रहा होगा। तो इसीलिए मैंने क्या कहा कि भाई जितनी रोज़ है ना उसकी क्या करो, 0th वैल्यू उठा लो। तो जो क्या आएगी यहाँ पर, जी भाई क्या आएगी वो वैल्यू, 5 आएगी।
ठीक है। और मुझे मालूम है कि जब मैं उसको np डॉट अरेंज में डालूंगा तो मुझे नंबर्स क्या क्या मिलने वाले, 0 से लेके 4 तक के नंबर्स मिलने वाले। तो इमेजिन करें अभी जो ABCDE लिखा हुआ था, अब इनकी क्या मुझे मिलने को देखने को मिलेगा 0 1 2 3 4। सही है यहाँ तक? यहाँ पे इस तरह से नंबर्स आ जाएंगे। और अब मैंने उसके बाद क्या कहा था कि मैं इनको थोड़ा थोड़ा जो मेरे बार्स बन रहे होंगे उनको लेफ्ट पे शिफ्ट करवा दूंगा। और ये फंक्शनलिटी किस तरह अचीव करूँगा देखें। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ माइनस, लेट से मैंने 0.3 लिख दिया, ठीक है। क्या मैंने वैल्यू लिखी 0.3। तो सोच के बताएं, जब यहाँ पर पहली वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, हाँ भाई पहली वैल्यू क्या मिलेगी, 0.7। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। बिल्कुल आपको 0.7 मिलेगी, ठीक है। तो समझे बात को, अगर आपका ये जो बार था ना, अगर ये हाफ, मैंने कहा था पार्शियली, मतलब हाफ जो है लेफ्ट पर है और हाफ कहाँ है, राइट पर है, ठीक है। कब, जब हमारा कैटेगरी एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ था, सबसे पहले हमने कैटेगरी को नंबर से रिप्लेस कर दिया, नंबर से हमने लगा दिया वहाँ पे कैटेगरीज को हटा के। और फिर मैंने क्या बोला, माइनस 0.3 करवा दिया। तो क्या होगा, बार्स आपके थोड़े थोड़े लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे। कैसे होंगे दिखाता हूँ मैंने 0.3 कर दिया और मैं पहले इसी का बार बनाता हूँ। देखें थोड़ा सा आप लोग इसको भी इसको नोट करें कि आपको थोड़े थोड़े लेफ्ट पे जाते हुए दिख रहे हैं। हाँ भाई, पहले सेंटर पर आ रहे थे, अब कहाँ चले गए, अरसल किस तरह गए, वो अरेंज से करे ना, अरेंज से क्या किया अरेंज में, 0.3 समथिंग तो आपने माइनस करा, उसकी वजह से यहाँ देखो, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, बार अभी भी थोड़े से बड़े बड़े आ रहे हैं, बड़े मतलब विड्थ थोड़ी ज़्यादा है। अगर मैं इनकी विड्थ कंट्रोल कर लूँ, मैं यहाँ पे आके एक पैरामीटर एट्रीब्यूट होता है विड्थ का, मैं इसको बोलता हूँ 0.4 लेट से। देखें ज़रा आ गए, बाकी काफ़ी मतलब पीछे आ गया हमारे पास। अगर मैं विड्थ को हटा दूँ दोबारा से, ज़रा गौर करिएगा इस पर, 0 को क्रॉस करके थोड़ा सा आगे जा रहा है बार, ठीक है, 1 को क्रॉस करके आगे जा रहा है। लेकिन जब मैंने विड्थ का एट्रीब्यूट यूज़ किया तो थोड़ा सा वो 0 से लेफ्ट पर आ गया, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है। अच्छा मैंने एक लाइन अभी तक लिखी है और इसमें मैंने क्या किया है, इस टेक्निक का यूज़ करते हुए मतलब थोड़ा थोड़ा लेफ्ट पे शिफ्ट करा दिया अपने बार्स को, और मैंने 2015 का डेटा अभी तक ड्रॉ किया है। यहाँ तक थोड़ा क्लियर हो रहा है। अच्छा आप समझिएगा बात को, मुझे अब क्या करना है, 2016 का डेटा दिखाना है। तो मैंने दोबारा से इस लाइन को अनकमेंट किया और मैंने बोला कि अब इसको प्लॉट करो, इसका बार बनाओ, ठीक है। तो इमेजिन करें मैं यहाँ पे कोई नंबर नहीं दे रहा, मैं इस जगह पे कोई नंबर नहीं दे रहा प्लस या माइनस के लिए। तो क्या करेगा वो, थोड़ा सा आगे करके प्लॉट बनाएगा। देखें एग्जीक्यूट करते पहले ताकि आइडिया हो। देख रहे अभी क्या कर रहा है वो, सेंटर करके बना रहा है प्लॉट को, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी विड्थ डिसाइड कर दूँ, समझिएगा बात को, मुझे सेंटर वाले को ना शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुझे इसकी विड्थ को चेंज करना है। तो क्या होगा, ये सही हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ कॉमा करके विड्थ, और लेट से मैं लिखता हूँ 0.4 लिखता हूँ पहले। तो थोड़ा सा देखें ओवरलैप हो रहा है यहाँ पे, ये देख रहे हैं थर्ड वाला थोड़ा सा क्लियरली विजिबल हो रहा है, और वैसे ओवरलैप तो यहाँ पे भी हो रहे लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा विजिबल हो रहा है। तो अगर मैं विड्थ को थोड़ा सा और छोटा कर दूँ, ठीक है, 0.2 या 3, पहले 3 करके देखते हैं। अच्छा अभी भी थोड़ा देख रहे हैं, ये अभी भी ओवरलैप हो रहा है, तो थोड़ा सा इसको और कम कर देते हैं हम, इसकी विड्थ को 0.2 कर दिया। सर पहले वाले को 0.3 करते हैं, पहले वाले को 0.3 कर दूँ, एक मिनट इसको ट्राई कर लेते हैं। अच्छा थोड़ा सा गैप आ गया, इसको भी 0.3 कर देते हैं फिर हम, ठीक है। पहला वाला जहाँ से खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट होगा, वहीं से स्टार्ट होगा। देखिए बात को समझें, हमने ना पहले वाले को पहले लेफ्ट शिफ्ट करवाया, अब लेकिन लेफ्ट शिफ्ट होने के बाद ओरिजिनल बिहेवियर क्या था, थोड़ा सा पार्ट उसका 0 से थोड़ा सा आगे जा रहा था, 1 से थोड़ा सा आगे जा रहा था। तो हमने उसको विड्थ से कंट्रोल कर लिया कि इसकी विड्थ कम कर। तो क्या हुआ, जब उसकी विड्थ कम हुई ना तो काफ़ी पीछे जाके लोकेट हो गया था। ये देखें अगर मैं आपको दिखाऊँ, देख रहे हैं कितना पीछे चला गया। तो अब जो न्यू बार बनेगा ना, बाय डिफॉल्ट क्या करता है पाइथन या पांडास क्या करता है, सॉरी पांडास का आ गया, मैटप्लॉटलिब क्या करेगा, वो सेंटर में बनाएगा, बार को इस तरह से बनाएगा कि उसका हाफ पार्ट लेफ्ट पर होगा, हाफ पार्ट कहाँ होगा, राइट पर होगा। समझ रहे बाय डिफॉल्ट। तो इसीलिए हमने कहा कि 2016 को अपने बीच में लेकर आना है, बीच में उसका बार लाना है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसकी जो है ना कोई भी वैल्यू में प्लस माइनस नहीं करवाया, ठीक है। और पहले विड्थ को चले हटा, मैं विड्थ को हटाता हूँ, फिर इसको जरा गौर करें। अभी क्या कर रहा है, ये अपनी नॉर्मल विड्थ लेकर आ रहा है और बिल्कुल सेंटर पे इसको लेकर आ रहा है, हाफ लेफ्ट हाफ राइट। तो अगर मैंने इसकी विड्थ वाला पैरामीटर लिख दिया तो क्या करेगा, इसी जगह रखेगा प्लॉट को,
इसी जगह बार को रखेगा, लेकिन उसकी विड्थ को थोड़ा सा इसने एडजस्ट कर दिया, तो देखिए तकरीबन अब ऑलमोस्ट सेम आ रही है, मतलब सही हो रही है, ओवरलैपिंग नहीं हो रही। ठीक है, तो सेकंड हमारा बार बन गया। क्लियर हो रही है यहाँ तक? हाँ भाई। अच्छा, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको चेंज करूँगा किसके साथ, इसके साथ, मतलब मुझे क्या करना है, नंबर से लेकर आने, फिलहाल मैं इसको बाद में चेंज कर दूँगा। ठीक है, ज़रा देखें यहाँ पे 0 1 2 3 4 आ गया, जो मैं नंबर्स लाना चाह रहा था, और बाकी मेरे प्लॉट्स बार इस तरह से आ चुके हैं। ठीक है, अब थर्ड वाला बनाना है। अब थर्ड वाला आप लोग सोच के बताएं कि मुझे क्या करना पड़ेगा। थर्ड वाले को क्या राइट साइड पे भी शिफ्ट होना पड़ेगा? फर्स्ट वाले को लेफ्ट पे किया, सेकंड वाले को वहीं रहने दिया, बाय डिफॉल्ट जहाँ पे लगाता है मैटप्लॉटलिब बनाता है प्लॉट को, वहीं पर उसको प्लॉट करने दिया, सिर्फ उसकी विड्थ को हैंडल करके हमने उसको थोड़ा सा थिन कर दिया। ठीक है, श्रिंक कर दिया। हाँ, और अब जो थर्ड वाला बनाऊंगा उसको मुझे कहाँ करना है, दोनों के बाद लेके जाना है राइट साइड पे, तो मैं इसके अंदर प्लस करवा दूँ नंबर को। ठीक है, तो लेट से हम इसको कराते हैं प्लस 0.2 करा के देखते हैं पहले। ठीक है, और पहले प्लॉट करते हैं इसको। क्या बोल रहा है, कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट फ्लोट टू स्ट्रिंग। अच्छा सॉरी, ये यहाँ पे तो मैंने वो लिखा हुआ है ना, ये चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मैंने वही अरेंज लिख दिया, एग्जीक्यूट किया, तो अभी भी देख रहे हैं मतलब थोड़ा सा शिफ्ट हुआ राइट साइड पे, लेकिन विड्थ मुझे इसकी थोड़ी सी हैंडल करनी पड़ेगी। पहले मैं विड्थ को हैंडल करता हूँ, कोमा करके विड्थ, और लेट से 0.3 रख लेते हैं फिलहाल के लिए, ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको राइट पे और शिफ्ट करना पड़ेगा, या तो विड्थ थोड़ी सी और कम कर दें, लेकिन विड्थ कम करें ना फिर थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, क्योंकि हमारे तीनों देख रहे हैं विड्थ 0.3 लेके चल रहे हैं हम, तो अगर आप इसको थोड़ा और कम कर देंगे, लेट से 2 कर देंगे, तो मे बी के थोड़ा मतलब थोड़ा सा वियर्ड सा लग रहा है वैसे तो। अभी ये इसको 3 रहने देते हैं, हम इसको थोड़ा सा और राइट पे शिफ्ट कर देते हैं, लेट से 0.3 करके देखते हैं। तकरीबन मतलब ऑलमोस्ट अब सेम हो चुका है। ठीक है, तकरीबन सही आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इन बार मल्टीपल बार चार्ट्स को ड्रॉ कर लिया। अच्छा, ये मैटप्लॉटलिब में थोड़ा सा हेक्टिक है, थोड़ा सा हेक्टिक लगा होगा। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना पांडास के प्लॉट, तो उसमें आपको ये चीज़ें बिल्कुल मतलब एक लाइन आपने लिखनी है, खुद ब खुद वो जाके आपकी मल्टीपल बार चार्ट बना देगा वो। ठीक है, अच्छा ये हमने बार तो बना लिया, पार्ट्स बना लिए, लेकिन मसला क्या है कि 0 1 2 3 4 को अब इनके एक्चुअल डेटा से रिप्लेस करना है। एक्चुअल डेटा क्या थे, बैट्समैन के नेम्स है ना भाई, तो मुझे यहाँ पे एक्चुअल बैट्समैन को लेकर आना है। क्लियर हो रही है बात? ये अब क्या करेंगे उसके लिए, हमारे पास मैं कॉपी करके नीचे आता हूँ, एक फंक्शन होता है एक्स टिक्स नाम है उसका, plt.x टिक्स, और एक्स टिक्स के अंदर बेसिकली हम बताते हैं कि उसको कौन सी वैल्यू रिप्लेस करनी है किसके साथ। 2 पैरामीटर्स इसमें देंगे, 2 एट्रीब्यूट्स देंगे, सॉरी आर्ग्यूमेंट्स देंगे। क्या बताएंगे, पहले हम ये बताएंगे कि भाई ये वैल्यूज हैं, इनको रिप्लेस करवाना है तुमने, और फिर एक्स टिक बोलेगा अच्छा दूसरी वैल्यू बताओ कि किससे रिप्लेस करना है, तो हम उसको क्या करेंगे, वो सेकंड वाली वैल्यू बता देंगे। तो मुझे सोच के बताएं कि ये जो चीज़ है, इसी चीज़ को मैंने रिप्लेस करना है ना भाई। हाँ भाई ऐसी है, इसी चीज़ को मैंने रिप्लेस करना है किसके साथ, मैं बोलता हूँ BTS में से बैट्समैन को उठा लो। BTS नाम था, क्या नाम था? हाँ BTS है, और बैट्समैन का कॉलम है। ठीक है, तो इस चीज़ को रिप्लेस करो। ठीक है, और किस में, मतलब इससे रिप्लेस कर दो। एग्जीक्यूट करता मेरे तरह। हाँ देखें क्या किया इसने, वो हमारे जो 0 1 2 3 4 थे उनको इसने रिप्लेस कर दिया हमारे एक्चुअल बैट्समैन के नेम्स के साथ। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ भाई, तो अगर इसको हम समराइज़ करें तो क्या किया भाई, जो हमारा सबसे पहला 2015 का प्लॉट था ना, उसको हमने लेफ्ट पे शिफ्ट कराया, उसकी थोड़ी सी विड्थ एडजस्ट कर दी। जो 16 का प्लॉट था, 16 का बार था, उसको हमने उसकी जगह पे रहने दिया, सिर्फ उसकी विड्थ चेंज करी, उसमें हमने कोई भी प्लस या माइनस कुछ भी नहीं किया सेंटर पे। और थर्ड वाले को हमने थोड़ा राइट पे शिफ्ट करवाया, और फिर हमने उसकी थोड़ी सी विड्थ को हैंडल करके अपने थर्ड वाले बार को भी प्लॉट कर दिया। ठीक है, चले आप लोगों से क्वेश्चन है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे हटानी है, क्या करूँ मैं? सर टाइटल लगाना है। क्या लाता हूँ? टाइटल। अच्छा भाई, और कोई? सॉरी, हाँ एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा, शो का अगर मैं यूज़ कर लूँ तो ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन छुपा देगा। सही है, देखें वो चली गई अब आपके पास। ठीक है, चलें लेजेंड्स लगाने मुझे बताएं ज़रा, क्योंकि अब आइडेंटिफाई नहीं हो रहा ना भाई, ये 3 बार्स आ रहे हैं हमारे पास, हर प्लेयर के 3 बार्स आ रहे हैं,
अब क्या मुझे भी इससे आइडिया हो रहा है कि मतलब किसकी बात हो रही है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लेजेंड्स लगाने हैं, क्या करूँगा लेजेंड्स लगाने के लिए जी? डॉट डॉट लेजेंड्स, डॉट डॉट लेजेंड्स लग जाएंगे उससे, नाम है इससे लग जाएंगे भाई? हाँ भाई मिस्टर अरसल लगा चलाऊं? क्या बोल रहा है? नो आर्टिस्ट्स विथ लेबल्स फाउंड टू पुट इन लेजेंड। भाई लेजेंड आपने जब यहाँ पे उसको लेबल बताया ही नहीं है तो किस तरह से लेजेंड लगाएगा? बताया था लेबल लगाना पड़ेगा। तो लेबल में हम जाके क्या बोलेंगे इसको? 2015 और यही चीज़ कॉपी करके आ जाएंगे 16 और यहाँ क्या बोलेंगे इसको 17। अब लेजेंड वाली कमांड काम करेगी, ठीक है। अभी भी नहीं कर रही। लेबल है या लेबल से है, या तो लेजेंड्स की एग्जाम्पल स्पेलिंग अलग लिख दी मैंने शायद, नहीं स्पेलिंग सही थी। एक मिनट, ये लेबल होता है लेबल्स होते हैं? अच्छा लेबल पे इसको काम कर जाना चाहिए था, डोंट नो कि क्यों इस तरह कर रहा है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि लेबल लिखेंगे हम पहले जाके हर लाइन पर, और फिर क्या करेंगे जब लेजेंड कॉल करेंगे ना तो बगैर अगर लॉक के लिखेंगे तो क्या करता है वो खुद से ही ऑटोमेटिकली लेजेंड्स लगा देता है हमारे पास, ठीक है। तो इसको देख के बताता हूँ मैं क्या मसला आ रहा है इसमें। बताएं कोई मसला है जी? कोई मसला है? आगे बढ़ो, आगे चलें चलें। ये डेटा लिखा हुआ है, एक चीज़ समझ आनी है। अब ये क्या है, सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे जो टेक्स्ट होता है ना एक्स एक्सिस पे वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है देखें ज़रा। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, मैंने कहा PLT डॉट बार और मैंने बार के अंदर बताया कलर्स और चिल्ड्रन मैंने बताया, ठीक है। देखें ज़रा, देखें ना किस तरह से आ रहा है एक्स एक्सिस पे डेटा ओवरलैप हो रहा, बिल्कुल कुछ चीज़ अंडरस्टैंडेबल नहीं हो पा रही। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम PLT डॉट एक्स टिक्स का यूज़ करते हैं दोबारा से, और रोटेशन के अंदर इसको बताएंगे वर्टिकल, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक्स टिक्स ने हमारी जो रोटेशन है उसको क्या बना दिया, वर्टिकल बना दिया। और आप देख रहे होंगे अब मतलब इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को रीडेबल बना सकते हैं, ठीक है। अगेन टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हटाएं तो आप क्या यूज़ करेंगे इसके लिए, PLT डॉट शो का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज़ एक्सट्रिक्स, अच्छा है तो हमने कर लिया है वाला पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। स्टैक बार चार्ट बनाना है आप, ठीक है। स्टैक बार चार्ट यही वाला बार चार्ट है जो मैंने आपको दिखाया था कि हमने एक पर दूसरा, दूसरे पे तीसरा हमने बार चार्ट बनाना है, ठीक है। तो लेट से कि मेरे पास 3 ईयर्स हैं, कितने ईयर्स हैं, 3 ईयर्स हैं, 2015, 2016, 2017। आप लोग बताएं कि सबसे टॉप पे 2017 को रखना है, फिर 2016 को, 2015 को रखना है, या सबसे टॉप पे 2015, फिर 16, फिर 17, किसको रखना है? 17 को टॉप पे रखें, फिर 16 को नीचे और फिर 15 को उसको नीचे, ऐसे ही है। चले हम इसको फिर इस टेक्निक से बनाते हैं बार चार्ट को, स्टैक बार चार्ट को। तो क्या करूँगा सबसे पहले मैं PLT डॉट बार और नहीं स्टैक नहीं, डायरेक्ट हम बार का यूज़ करेंगे। एक कमांड है बॉटम की, उसकी मदद से हम ये काम करेंगे, आर्ग्यूमेंट है बेसिकली। तो क्या बताएंगे हम, क्या नाम था वेरिएबल का, BTS और बैट्समैन आ गया एक्स एक्सिस पर, ठीक है। और BTS में से सबसे टॉप पे डेटा कौन सा चाहिए मुझे, 2017, तो मैंने इसको लिख दिया। एग्जीक्यूट करूँगा तो अभी सिंपल बार चार्ट ले आया, बार प्लॉट ले आया, ठीक है भाई यहाँ तक। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, मैं ना इसके आगे जाके एक आर्गूमेंट यूज़ करूँगा बॉटम नाम का, और मैं इसको बताऊँगा कि मतलब 2017 के बॉटम पे कौन सा ग्राफ आएगा। मैं इसको बताऊँगा BTS में से डेटा निकालो किसका, 2016 का, और उसको प्लस करो BTS में से 2015 का डेटा निकाल के। समझ रहे हैं बात को? ऐसा क्यों करा मैंने, समझे बात को। देखें 2017 का हमने कहाँ लाना है प्लॉट, 2017 की वैल्यूज़ हमने टॉप पे दिखानी है। तो भाई टॉप पर तो जब ही जाएंगी ना जब हमें नीचे वाली टोटल वैल्यूज़ का सम मालूम हो। नहीं
देखें एक चीज़ एग्जाम्पल समझते हैं। लेट से 2017 की वैल्यू है कितनी, मेरे पास 2017 की वैल्यू है 20, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ, अच्छा 2016 की भी लिख लेते हैं। 2016 की लेट से एक वैल्यू है, एक मतलब एक सिंपल नंबर रखा हुआ 10, और 2015 की है लेट से 5, ठीक है। अब मैं बार प्लॉट बना रहा हूँ, ठीक है, और मुझे 2017 को सबसे टॉप पे रखना है, मतलब यहाँ पे रखना है। तो भाई यहाँ पे रखने के लिए मुझे उसकी वैल्यू तो मालूम होनी चाहिए ना कि वो किस वैल्यू पे यहाँ पे रुकेगा आके। या मैं कोई भी एक रैंडम वैल्यू बता दूँ। हाँ भाई, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, देखिए सिंपल वर्ड्स में, मैं अगर इन दोनों का सम कर लूँ, इन दोनों का सम कितना आएगा, 15 आएगा। अगर मैंने पहले क्या किया, मैंने इन दोनों का ना क्यूमुलेटिव एक बार बना दिया, ठीक है, ये 15 आ गया, ठीक है। तो 15 के ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, 15 बोल रहा हूँ, सॉरी, मैं 2016 और 15 दोनों का क्यूमुलेटिव मैंने एक बार बना दिया, वो 15 आ गया। और उस 15 के ऊपर मैं अब क्या कर सकता हूँ, 17 वाले को ईजिली बना सकता हूँ, सही है। नीचे वाली सोच अगर मुझे सम मालूम है तो मैं ऊपर बना सकता हूँ, वरना अगर मैं डायरेक्ट उसको बोलूँगा कि टॉप पे 2017 रखो और कोई उसको कैलकुलेशन नहीं बताऊँ, तो क्या मतलब वो इंटेलिजेंट तो नहीं है ना, LLMs की तरह, मतलब AI की तरह इंटेलिजेंट तो नहीं है कि वो खुद जाके समझ जाएगा। हमें उसको डिटेल बतानी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने बॉटम में इसको बताया कि बॉटम में कौन कौन आएगा, BTS के कॉलम, BTS के टेबल से 2016 और 2015 की वैल्यूज़ को निकालो, सम कर लो, ठीक है। और उसके ऊपर मुझे ये 2017 का प्लॉट बनाना है। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात? मैंने दोबारा इसको कॉपी किया। अब यहाँ पे 17 के बजाय क्या बोलूँगा इसको मैं, 16, ठीक है। अब मैं सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ, मेरे पास ये जो सेंटर वाला पार्ट है, लेट से ये 2016 की बात कर रहा हूँ अब मैं। तो 2016 का जब मैं बार बना रहा हूँ, उसके नीचे मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए होगी, 2015 की चाहिए होगी। तो इसीलिए मैं यहाँ से आके इस पूरी चीज़ को हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं सिर्फ रहने देता हूँ बॉटम BTS 2015 को, ठीक है। और इन दी एंड में आऊँगा यहाँ पर, और यहाँ पे अब बॉटम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका ये बिल्कुल स्टार्ट से बन रहा है। मैंने आप इसको बता दिया 15 का डेटा, ठीक है। एक मरतबा हम बनाते हैं, ये देखें। अब आपके पास ये जो वैल्यू आ रही है सबसे बॉटम पे, ये क्या आ रही है, 2015 की, सेंटर वाली 2016 की, और टॉप वाली 2017 की आ रही है। अच्छा एक मिनट दें ज़रा, इसको हम ट्राई करके देखते हैं इस पर काम कर रहा है लेवल वाला तरीका। लेवल इक्वल्स टू 2017, 2016 और 2015, और फिर जाकर PLT.show और PLT.legend। अच्छा मुझे लग रहा है मसला ये आ रहा है, शायद मैं शो ऊपर लिख रहा हूँ, मैं भी शायद इस वजह से आ रहा है। हाँ देख रहे हैं क्या मसला था, मैं शो को ऊपर लिखा था, लेजेंड को नीचे लिखा था। तो मैं भी कि शायद यहाँ पे जाके भी अगर हम सही करें, इसको ऊपर लिखें और शो को नीचे लिखें, तो हाँ देख रहे हैं ये मसला आ रहा था, ठीक है। खैर, तो क्या हुआ यहाँ पर, मैंने जब लेजेंड को ऊपर लिखा तो मेरे पास क्या आ गया, ये इसकी डिटेल्स यहाँ पे शो हो गई, ठीक है भाई। क्लियर हो रही है बात? इस तरीके से हमने क्या किया, स्टैक बार चार्ट बना लिया। कोई मसला इसमें? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बेसिकली हमारे पास यूज़ होता है, पहली बात तो ये हिस्टोग्राम यूज़ होता है हमारे पास यूनिवेरिएट एनालिसिस के लिए, ठीक है। यूनिवेरिएट का मतलब अगर हम सिर्फ एक कॉलम पर भी काम करें तो हमारा हिस्टोग्राम बन जाएगा, ठीक है। और किस तरह बनेगा, बेसिकली वो फ्रीक्वेंसी काउंट बताता है। क्या मतलब हुआ उसका, लेट से मैंने ना आप लोगों से एज मालूम करी, या मैंने मतलब आप लोगों से, हाँ चले एज ही मालूम कर ली या हाइट मालूम कर ली। किसी ने कहा मेरी एज है 13 फॉर एग्जाम्पल, एक ने कहा 15, तो एक ने कहा 19, ठीक है, एक ने कहा 20, फिर एक बंदे ने दोबारा बोला मेरी 15 एज है, और एक ने कहा 19 एज है। लेट से मैंने कुछ यहाँ पे डेटा पॉइंट्स लिख दिए, सही है। अब हिस्टोग्राम क्या करता है, हिस्टोग्राम बेसिकली जब हम बनाते हैं ना तो फ्रीक्वेंसी काउंट का बनाता है। मतलब हमारे पास होते ये भी बार्स हैं, लेकिन ये कनेक्टेड बार्स होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि ये सिंगल कॉलम पे काम कर जाएगा और फ्रीक्वेंसी काउंट के हिसाब से काम करता है, सही है। तो हम क्या करते हैं, हम ना एक्स एक्सिस पे बिन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बिन्स का मतलब क्या है कि हम रेंज डिफाइन करेंगे कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज का एक बिन बनेगा। तो लेट से
मैं एक बिन बनाता हूँ, कहाँ से बनाऊँ? लेट से मैंने बनाया 10 से लेके बिन्स, हम पाइथन में जब लिखेंगे ना बिन्स इक्वल्स टू करके लिस्ट पास करेंगे तो इस बात को समझ लें ज़रा। मैंने लिखा लेट से 10, फिर लिखा मैंने 20, और बल्कि टोटल वैल्यूज हमारी कितनी है 20 तक की जा रही है ना, 13 से 20। तो हम एक काम करते हैं, हम 5 का बनाते हैं, ठीक है, 5 का बनाते हैं। लेट से मैंने पहले 5 लिखा, फिर 10 लिखा, फिर मैंने 15 लिखा, फिर 20, और लेट से 25 भी मैंने लिख दिया, ठीक है। चलिए अब ज़रा बात समझें, मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, सॉरी। चलें, यहाँ पर आ गया 5, सही है। पहली वैल्यू कितनी थी 5, तो इसने क्या किया, पहले 5 की मार्किंग कर दी। अगली वैल्यू कौन सी है भाई 10 भी लिया जाएगा ये, सही है। इसी तरह से 15, फिर 20 और 25, इस तरह से वैल्यूज हमारी ये एक्स एक्सिस पर आ जाएंगी, ठीक है। और क्या करेगा, हर नंबर का काउंट निकालेगा, हर नंबर का काउंट निकालेगा। मुझे ज़रा सोच ही बताएं, क्या 5 से 10 में कोई वैल्यू फॉल करती है हमारे पास? हाँ भाई, 5 से 10 में कोई वैल्यू फॉल करती है? नहीं है कोई भी, कोई मसला नहीं, आगे बढ़ते हैं। 10 से 15 में कोई वैल्यू फॉल करती है? बिल्कुल करती है। और कितनी है वो? 3 है। कौन कौन सी? 13, 15 और ये 15, 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। लेकिन बात समझिएगा, आप लोगों को ये चीज़ मालूम है कि अगर मैं एक मैथमेटिकल चीज़ है, मैं लिखता हूँ 10 और कॉमा करके 15, ठीक है, क्या मतलब है इसका? 10 से 15, बात तो सही है, लेकिन ये ब्रैकेट मैंने क्यों लगाया? एक जगह स्क्वायर ब्रैकेट है, एक जगह राउंड ब्रैकेट है, क्या मतलब है इसका? जी भाई, किसी के माइंड में है ये क्या होता है? अच्छा देखें, इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे भी हम राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं ना, वो नंबर इंक्लूडेड नहीं है, वो इट्स सेल्फ इंक्लूडेड नहीं है। जहाँ स्क्वायर ब्रैकेट आएगा वो आपका इंक्लूडेड है, मतलब 10 से चलेगा और कहाँ तक का है ये? 14 तक के जाएगा, सही है, समझ रहे हैं बात को? तो बेसिकली मेरा जो मतलब बार बनने वाला है ना अभी, जिसको हम हिस्टोग्राम बोल रहे हैं बेसिकली, तो कहाँ तक बनेगा वो? इससे पीछे पीछे तक के बनेगा। क्लियर हो रही है बात? तो इसीलिए यहाँ पे कितनी इसकी फ्रीक्वेंसी बनी, अब मतलब इस रेंज में 10 से 14 की रेंज में कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं? 1 नंबर, 4 नहीं है। 10 से 14 की रेंज में कितने नंबर लाई कर रहे हैं? सिर्फ 13 लाई कर रहा है, सही है। तो इसीलिए लेट से मेरा यहाँ पे लिख देता हूँ 1 और यहाँ पे लिख देता हूँ 2, ये फ्रीक्वेंसी काउंट्स हैं। तो अब क्या बनेगा, यहाँ से आपका बार ऊपर आएगा और फिर यहाँ से आके ये 15 से बिल्कुल पीछे तक जाके एंड हो जाएगा। 15 को टच कर दिया इसने, लेकिन थोड़ा पीछे ख़त्म होगा ये, ठीक है, कुछ इस तरीके से करके, ठीक है। 15 के बिल्कुल पीछे जाके एंड हो जाएगा ये, सही है। अब अगला बताएं, 15 से लेकर 20, अब यहाँ पर कितने नंबर सॉल्व कर रहे हैं? 1 2 3 4 एग्जैक्टली, ये 4 लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, लेट से मैं 3 बनाता हूँ यहाँ पर और 4 बनाता हूँ फ्रीक्वेंसी काउंट इस जगह पर, ठीक है। तो क्या होगा, आपका यहाँ से दोबारा से लाइन उठेगी ऊपर और कहाँ तक के जाएगी ये? 4 तक, और फिर वापसी आके ये 20 से पहले पहले आके ये एंड हो जाएगी, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, नेक्स्ट 20 से 25 कोई भी नहीं है, ख़त्म, बस यहीं पे एंड हो गया ये, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमने बिन्स बनाए ना, ये बहुत मैटर करते हैं। अगर हमने बिन्स की सिलेक्शन सही करी है ना, तो हम थोड़ा सा डेटा को सही से समझ सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, हमें बिल्कुल रेक्टेंगुलर फॉर्म में डेटा देखने को मिल रहा होगा, सही है। ज़रा चलते हैं वापसी कोड पे, उधर इसको देखते हैं। चलें, तो मेरे पास यहाँ पे क्या मौजूद है? एक सिंपल सा डेटा मौजूद है, इसको एग्जीक्यूट किया और इसका हम बनाते हैं हिस्टोग्राम। क्या लिखना पड़ेगा? सिर्फ हिस्ट लिखूँगा, ठीक है। हिस्ट लिखा और मैंने उसमें डेटा पास कर दिया, बस। यूनिवेरिएट है ना, यूनिवेरिएट के लिए यूज़ होता है, तो बस एक डेटा पॉइंट पास करना है, सॉरी एक डेटा फीचर पास करना है, जी। हाँ, बिन्स पे आते हैं ना, सबर तो करें। पहले देखते हैं कि इसने खुद से क्या किया है। इसने देख रहे हैं 10 से, मतलब इसने 10 के बिन्स खुद से बना लिए, अगर मैं शायद सही हूँ, या 5 के बनाए इसने। खैर, ये समझें, 10 से लेके 15, ये सेंटर 15 पर आ रहा है तकरीबन, ठीक है। तो इसने क्या किया, 10 से लेके 15 तक की वैल्यूज उठा ली है, और फिर आगे इसने आई थिंक 25 से लेके 35 तक की वैल्यूज उठा ली, मतलब इसने खुद से बिन्स डिसाइड कर लिए। हम खुद बोलते हैं इसको कि नहीं, हम अपने खुद से बिन्स यहाँ पे सेट करेंगे। तो मैंने बिन्स का एक एट्रीब्यूट लिखा, आर्गुमेंट लिखा, और मैंने यहाँ पे इसको
अब बताने के कितने बिन्स बनाओ, ज़रा डेटा को एनालाइज करें। कहाँ से कहाँ तक के जा रहा है डेटा मेरा? 32 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं सॉरी 15 से स्टार्ट हो रहा है मिनिमम नंबर, ठीक है। सॉरी हाँ 10 भी है, 10 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है? 61, मतलब हम 10 से 70 तक के ले जाते हैं डेटा को, ठीक है। चलें मैं इसको बताता हूँ, 10, 20, 30, 10 10 के हम रख लेते हैं फिलहाल, 40, 50, 60, 70। चलें एग्जीक्यूट करते हैं। तो देख रहे हैं हम इसने क्या किया, इसने बाकी जो डेटा पॉइंट्स है ना हमारे, उनको क्या कर दिया, एक रेक्टेंगुलर बना दिया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा जो बिन्स है ना वो सही हमने डिसाइड नहीं किए हुए। एक नज़र ज़रा देखते हैं, 10 से 20 मतलब 10 से 19 की रेंज में कितने नंबर लाई कर रहे हैं मेरे पास, ज़रा देख के बताएं यहाँ से। 10 से 19 तक के, एक तो 10 है और एक 15 है, ऐसे ही ये दो नंबर्स। तो इसने क्या किया, ये जो आपको थोड़ा सा ऊपर तक की जाता हुआ दिख रहा है, ये आपके 10 और 19 को शो कर रहा है, सॉरी 10 और 15 को शो कर रहा है, इन दो नंबर्स को शो कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी काउंट कितना आ गया? 2 आ गया। क्लियर हो रही है यहाँ तक? हाँ भाई। अच्छा नेक्स्ट बिन कौन सा बना? 20 से लेके 29 तक का, सही है, 20 से लेके 29 तक का। जरा नंबर बताएं कितने आ रहे हैं इसके अंदर? 27 दिख रहा है आई थिंक मुझे, बस है ना, एक ही है। तो उसने क्या किया, एक बार बनाया और 1 हमें दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अगला चलें, अगला बिन कौन सा बनेगा? 30 से लेकर 39 तक का बिन बनेगा नेक्स्ट, ठीक है। बताएं कितना आ रहा है? 32, एक नंबर आ रहा है। तो अगेन उसने क्या किया, वो हमें बना के दे दिया, एंड सो ऑन। इस तरह कर करके उसने क्या किया, हमारा डेटा को इस तरह से प्लॉट कर दिया, ठीक है। अगर हम इसके थोड़ा बिन्स को चेंज करें, लेट से क्या करें, 9 के रखें, 15 के, 15, 30, 45 और 60 और फिर 75, ठीक है। तो डेटा इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो बिन्स आपको समझ आ गए। जब मैंने 50, 30, 45 करके इसको रखा, तो एक नज़र इसको देखें, 15 से लेके कहाँ तक के बिन्स बने होंगे? 29 तक, करेक्ट। अब जरा यहाँ पे देखें कितने नंबर्स बन रहे हैं 15 से 29 तक। इस पूरे डेटा में देखें 15 से 29 कितने नंबर्स फॉल करेंगे इसमें? 10, बल्कि 10 तो स्किप हो गया ना हमारे पास से, क्योंकि हमने स्टार्ट ही कहाँ से किया है? 15 से किया, तो 10 तो गया। 15 से 29, तो मतलब कौन कौन आ रहा है? 15 भी आ रहा है इसमें, कौन? 27 भी आ रहा है। तो हमें यहाँ पे 2 तक की वैल्यू देखने को मिल रही है, सही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, फिर 30 से 44, करेक्ट। 30 से 44 ज़रा देखें, एक नंबर ये आ रहा है, और 32 के अलावा कोई और नंबर आ रहा है यहाँ पर? नहीं आ रहा है, हाँ। तो इसलिए हमें यहाँ पे इस रेंज में एक ही नंबर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और आई थिंक ये 44 तक की है, मतलब ये जो आपको छोटा वाला बार दिख रहा है ना, ये 44 तक का ही मतलब स्पेस आ रही है। अच्छा आगे देखते हैं, 45 से फिर 59, कौन कौन आ रहा है इसमें? 45 इटसेल्फ आ रहा है, 56 आ रहा है, और बस ये 2 नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो 2 नंबर्स यहाँ पे हमें 2 तक के बार ज़्यादा हुआ दिख रहा है। और इसी तरीके से अगर हम आगे देखेंगे तो आगे एक ही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। 60 से लेके 74 मतलब सिर्फ एक नंबर आ रहा है 61, ठीक है। तो आपको आइडिया हो रहा होगा थोड़ा कि हमें बिन्स ना तो बहुत ज़्यादा बड़े रखने, ठीक है, और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे रखने। ये मतलब एक हमने एवरेज साइज़ का रखने होते हैं, ताकि हमारे पास क्या हो, जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं उनका हमें बिहेवियर देखने को मिल सके। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात? चले आगे बढ़ते हैं। और पाई चार्ट लास्ट चार्ट है आज का, और हमने देखना है ज़रा पाई चार्ट किस तरीके से बनता है। सबसे पहले तो पाई चार्ट आपका इस तरीके से दिखता है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट परसेंटेज हो सकती हैं, लेवल्स हो सकते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली यूज़ होता है हमारा यूनिवेरिएट या बाईवेरिएट एनालिसिस दोनों के लिए यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल डेटा का हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। न्यूमेरिकल डेटा होना कंपलसरी है वैसे, ठीक है। न्यूमेरिकल डेटा अगर होगा तो ही पाई चार्ट बन सकता है, ठीक है। ये कंपलसरी न्यूमेरिकल डेटा होना। हाँ, कैटेगोरिकल डेटा कब यूज़ होगा? कैटेगोरिकल डेटा हम उन पाइस को लेवलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? पाई चार्ट को बनाने के लिए न्यूमेरिकल डेटा कंपलसरी है। अगर न्यूमेरिकल डेटा नहीं है तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब पाई चार्ट नहीं बना सकते।
दूसरी बात कि जो कैटेगोरिकल डेटा उसको हम यूजुअली यूज़ कर रहे होते हैं लेबल्स के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। लेबल्स कैसे, शायद नहीं बना हुआ कोई दूसरा। लेबल्स मतलब ये कि जो 50 वाला चार्ट है ना, मतलब 50% वाला जो पार्ट है ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ठीक है। हो सकता है ये मार्क्स की बात हो रही है उस पूरे कॉलम, इस पूरे पाई के अंदर, और ये 50 वाला मार्क्स है, लेट से ये फिजिक्स के मार्क्स की बात हो रही है, भाई फिजिक्स के अंदर उससे सबसे ज़्यादा मार्क्स उठाए, ठीक है। इस तरीके से बाकी भी हम यहाँ पे लेबल्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो ज़रा एक काम करते हैं, ज़रा जल्दी से पाई चार्ट की वर्किंग समझते हैं किस तरीके से ये काम करता है, हम मतलब किस तरीके से पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं। चलें, लेट्स से कि मेरे पास डेटा है, कौन सा डेटा है, चलें एक स्टूडेंट कंसिडर करते हैं, ठीक है। लेट्स से अनस है, अनस के फिज़िक्स के मार्क्स हैं 70, ठीक है, आउट ऑफ 100 की बात हो रही है। केमिस्ट्री में मार्क्स हैं 80 कर लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। 80 आ गए, ठीक है। और लेट से कंप्यूटर साइंस में CS लिख देता हूँ, मार्क्स आए अनस के 70, कितना होगा 140 और 220 हो गए। एक और कोई और सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, लेट से पाइथन, ठीक है, PY लिख लेते हैं। पाइथन में मार्क्स आए 80 चाहिए ना हमें, 80 आ गए, ठीक है। ये हमने क्या किया, कुछ रैंडम हमने मार्क्स लिख लिए। अब हमने क्या करना है, इसका पाई प्लॉट बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। सबसे पहले क्या होगा, पाई चार्ट में सबको सम कर लेगा। ज़रा सम करें, कितने हो जाएंगे टोटल ये मार्क्स, 300 हो रहे हैं, 300 टोटल मार्क्स आ गए, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है वो मतलब सेकंड कैलकुलेशन में क्या होगा कि हर सब्जेक्ट की ना परसेंटेज निकाली जाएगी, किसकी मदद से, इस 300 की मदद से। क्या मतलब हुआ इसका, देखें ज़रा, 70 को अगर मैं डिवाइड करूँ 300 से, ठीक है, और टाइम्स 100 कर दूँ, तो क्या वैल्यू मिलेगी मुझे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, और 7 टाइम्स 10 70, 70/3 कितना हो जाएगा, 70 टाइम्स 3 था ना, 23.33 आ रहा है, मतलब 23.3% आ गई, ठीक है। फिजिक्स के अंदर 23.3% आ गई। अच्छा, ये समझिएगा बात को, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पाई कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, सही है। सिमिलरली हम ये काम किसके लिए भी करेंगे भाई, 80 के लिए भी करेंगे। तो ज़रा यहीं पे डायरेक्ट कर लेते हैं, 80 डिवाइडेड बाई 100 कर दूँ मैं, ऐसे ही होगा ना, मतलब 7 की जगह यहाँ पे 8 आ रहा होगा, बाकी एक 0 यहाँ पे कैंसिल, एक 0 यहाँ कैंसिल कर दें या वहीं पे कर दें, मर्जी है आपकी, 80/3 बच जाएगा। जब मैंने 80/3 किया तो 26.66% आ रही है, मैंने डायरेक्ट परसेंटेज लिख ली, 26.67 कर दें लेट से, ठीक है। अगेन ये कितनी हो जाएगी, 23.3 हो जाएगी, ठीक है, और ये अगेन 26.7 हो गई। यहाँ तक क्लियर है। तो हुआ क्या कि जो भी आपके पास क्वांटिटी मौजूद थी, आपने पहले उसका सम निकाला, सम निकालने के बाद आपने उसी सम की मदद से टोटल मतलब तमाम वैल्यूज़ की परसेंटेज निकाल ली। चलें, अब हम चलते हैं सर्कल पे, ठीक है। ये आपको मालूम है सर्कल है, एग्जैक्टली सही नहीं बना, लेकिन इमेजिन करें ये सर्कल है और सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इन परसेंटेज के बिहाफ पे डिज़ायर्ड जो एंगल बनेगा उसको कैलकुलेट करेंगे। मतलब क्या है, लेट से अगर मैं 23.3% को मल्टीप्लाई कर दूँ 360 के साथ, ठीक है, कितना आंसर आएगा। अच्छा, डिवाइड भी करना पड़ेगा 100 से, क्योंकि परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, परसेंटेज से जब मल्टीप्लाई करके किसी नंबर को तो हमें उसको 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि हमें सही कैलकुलेशन मिले, वरना आंसर बहुत बड़ा मिल जाएगा हमें। तो क्या होगा, अगर मैं वापसी जाता हूँ और मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ 0.233 टाइम्स 360, तो कितना एंगल आ रहा है, 83.88, लेट से 84 आ गया, सही है। अब आपको मालूम है सर्कल के सेंटर पे, मतलब सर्कल के एक सेंटर होता है, अगर मैं इस लाइन को कंसिडर कर लूँ, सॉरी एक ये लाइन कंसिडर कर लूँ इस तरीके से, तो मैं इस लाइन की मदद से प्रोट्रैक्टर का यूज़ करते हुए 84 एंगल मार्क कर सकता हूँ। हाँ, 84 एंगल मार्क कर सकता हूँ, आप तो थोड़ा सा इमेजिन कर रहे होंगे, ठीक है।
तो इतना कितना होता है, ये एंगल कितना होता है भाई, ये 90 डिग्री होता है। इससे थोड़ा सा पहले बन रहा होगा, मतलब अगर मैं उसको थोड़ा सा इस तरह करके बनाऊँ तो मे बी कि शायद कितना एंगल हो, 84 डिग्री एंगल हो, ठीक है। खैर यहाँ पे परसेंटेज हम शो करा सकते हैं, कितनी आ जाएगी, वो 23.3% आ जाएगी। सिमिलरली हम इसी तरीके से तमाम परसेंटेज को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे, जो डिजायर्ड एंगल आएगा उसको लोकेट कर देंगे, ठीक है। एक 80 को भी कर लेते हैं हम, 96। चलें, तो हमें क्या करना होगा, मैं लेट से अब इस लाइन की हेल्प से 96 मार्क करूँगा, ठीक है। तो इस लाइन की हेल्प से मैं एक रैंडम लगा देता हूँ, अब एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं है, लेट से ये 96 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये फिज़िक्स का था, ये केमिस्ट्री का हो गया, लेट से ये कंप्यूटर साइंस का हो गया, और ये किसका हो गया रिमेनिंग, पाइथन का हो गया, ठीक है। बन गया मेरे पास पाइस, ये पाइस बन रहे हैं। तो इस तरह की कैलकुलेशन परफॉर्म करके हमारा पाई चार्ट बन जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलें, तो यहाँ पे मेरे पास दो लिस्ट मौजूद है, एक का डेटा नाम है, दूसरी का नाम सब्जेक्ट्स है। हम क्या करते हैं, ज़रा plt.py लिखते हैं ताकि पाई प्लॉट बना सकें। plt.py लिख के मैंने यहाँ पे डेटा पास किया, ठीक है। सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट मैंने यहाँ पे पास किया, एग्जीक्यूट किया। तो ज़रा देखें इसने क्या किया, हमारे लिए इस तरह का पाई चार्ट बना दिया। और किस तरह बनाया, सॉरी क्या चीज़, कुछ बोल लें, रैंडम मतलब, अच्छा नहीं रैंडम नहीं हो रहा, देखिए वो जो कैलकुलेशन किए ना हमने, ये उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है, सही है। तो रैंडम नहीं हो रहा, मतलब जो आपको कैलकुलेशन समझाई ना उसी के हिसाब से हो रही है ये चीज़। और यहाँ पे सिंपल मतलब एक मैंने एक आर्गुमेंट दिया, एक डेटा मैंने इसको दिया, और इसने क्या किया, उसके यहाँ पे अपना हमारा पाई चार्ट बना दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, लेकिन बड़ा मतलब बहुत सिंपल सा पाई चार्ट है, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम ना इसके लेबल्स देते हैं कि लेट से मुझे लेबल्स इसके प्रोवाइड करने हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेबल्स असाइन करने हैं, उसके लिए मैं आया, मैंने दोबारा से लिखा plt.py और डेटा दे दिया कोमा करके। लेबल्स के अंदर क्या नाम था मेरे, सब्जेक्ट्स नाम था दूसरी लिस्ट का, याद है, मैंने सब्जेक्ट्स इसको असाइन कर दिया। तो इससे क्या हो गया, अब वो हर जो पाई है ना उसके हिसाब से उसका सब्जेक्ट बता रहा है। तो देखें ऊपर अगर हम डेटा में चलें, डेटा के अंदर 23 किसको शो कर रहा है, इंग्लिश के मार्क्स को, 45 साइंस के, 100 मैथ्स के। तो 100 पे इसने मुझे मैथ ही ला के दिया है, ठीक है। 100 वाला सबसे बड़ा बनेगा ना भाई, क्योंकि बाकी नंबर सारे छोटे आ रहे हैं, तो इसने 100 पे मुझे मैथ्स ला के दे दिया, ठीक है। तो एक तरीके से हमने इसको लेवल कर दिया। अच्छा आगे जाते हैं, लेट से आपने इसके कलर्स चेंज करने हैं, ठीक है। कलर्स चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन आपको मालूम है, मैं खोल के कॉपी कर लेता हूँ। कलर का एक आर्गुमेंट है यहाँ पे, कलर, आई थिंक कलर है या कलर से एक बार कलर लिख के देखना पहले, कलर इक्वल्स टू अब हमें उतने कलर्स पास करने पड़ेंगे जितने हमारे टोटल पाइस बने, मतलब छोटे ये पार्ट्स बने। तो कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 कलर्स यहाँ देने पड़ेंगे। चलें, रेड, ब्लू, ठीक है, और ग्रीन, येलो, ब्लैक। पाई गॉड एन एक्सपेक्ट आर्गुमेंट कलर, शायद फिर ये कलर्स होगा, ठीक है, हाँ सही है, कलर्स था इसका नाम। तो क्या हुआ, आपने इससे कलर चेंज कर लिए, ठीक है। अच्छा इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे परसेंटेज शो करनी है, आप चाह रहे हैं कि आपके हर पाई पे परसेंटेज भी शो हो जाए, परसेंटेज हम शो कर लेते हैं। क्या करता हूँ मैं दोबारा से आके ये चीज़ लिखता हूँ, और इसके अंदर एक आर्गुमेंट होता है ऑटो पीसीटी के नाम से, ठीक है। ऑटो परसेंटेज इसकी फुल फॉर्म है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 3% साइन लगाऊंगा, और फर्स्ट वाले परसेंटेज के बाद जाके मैं लिख दूंगा 0.1f, मतलब मैं इसको 1 डेसिमल प्लेस में लाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ज़रा देखें क्या हुआ, ये हमें परसेंटेज उसने ला के दे दी है कि मैथ वाली कितनी परसेंटेज बन रही है, साइंस वाले पाई की कितनी परसेंटेज बन रही है, एंड सो ऑन, ठीक है यहाँ तक। अच्छा अगेन इसको हटाना है, plt.show का यूज़ कर लिएगा, ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, और एक्सप्लोर पाई के अंदर ना एक अच्छी चीज़ ये होती है कि अगर लेट से हमने किसी पार्ट को हाईलाइट करना है, लेट से कि कोई बहुत छोटी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे कोई छोटी वैल्यू नहीं दिख रही, लेट से SST की बात करते हैं। SST मतलब एक इमेजिन कर लें कि थोड़ी छोटी वैल्यू है, बहुत कम परसेंटेज इसकी बन रही है, 1% या 2% का राउंड बन रही है, तो हम इसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं। हाईलाइट करने के लिए हमारे पास पाई के अंदर एक एक्सप्लोर का फंक्शन होता है, उसमें ये होता है कि हम उस वाले पाई को थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं,
उस वाले पार्ट को थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं, शायद आपने देखा होगा। तो क्या करते हैं हम, पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि SST कौन सी लोकेशन पे आ रहा है। लोकेशन मतलब कौन सी इंडेक्स पे आ रहा है एग्जैक्टली। अच्छा, डेटा में तो नहीं दिख रहा, सब्जेक्ट्स में लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट्स में SST आ रहा है सेकंड लास्ट पे, मतलब 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पे आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके लिखता हूँ एक्सप्लोर्ड इक्वल्स टू, अच्छा मुझे बाकी के जो पार्ट्स हैं ना उनको बिल्कुल इंटैक्ट रखना है, मतलब उनको मैंने सेपरेट नहीं करना, तो मैं उनको 0 0 लिख देता हूँ, 0 0 0 और फिर यहाँ पे बताऊँगा 0.2। ठीक है, तो समझे यहाँ पे पहली वाली वैल्यू किसको शो कर रही है, इंग्लिश को, फिर सेकंड वाली साइंस को, थर्ड वाली मैथ को, फोर्थ वाली SST को। और मैंने यहाँ पे 0.2 लिख दिया, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि इस वाले पाई को थोड़ा सा, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा बाहर कर दो। ठीक है, और फिर इंडियन जाके मैंने इसको लिख दिया दोबारा से 0। एग्जीक्यूट करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही बाहर आ गया है, लेकिन समझ रहे हैं आप लोग बात को कि हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर्ट की फंक्शनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। और ये किसी भी, मतलब आपने जिस पाई को करना है ना उस पाई के साथ आप वैल्यू प्रोवाइड करेंगे और आपको वाला थोड़ा सा बाहर आके मिल जाएगा। अगर आप बोलते हैं कि मुझे एक से ज़्यादा करना हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेट से मैंने यहाँ पे क्या लिखता हूँ 0.09 कर दिया। ठीक है, तो आपका ये साइंस वाला भी बाहर आ गया। ठीक है, तो आप लोग जो वैल्यू देंगे उसको छोटी से छोटी वैल्यू दे दीजिएगा ताकि थोड़ा वो कम बाहर की तरफ एक्सप्लोड होकर आए। ठीक है, और लास्ट में क्या है हमारे पास एक और फंक्शनैलिटी है इसकी, शेडो। अगर हम शेडो का यहाँ पे यूज़ करें तो ज़रा बॉटम पे देखिएगा, आपको थोड़ी सी प्रोजेक्शन है, थोड़ा सा शेडो टाइप का दिख रहा है। ठीक है, 3D टाइप का दिख रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो मतलब इसमें कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज है, इसके अलावा भी हम इसमें बहुत सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो पॉइंट लेकिन क्या था, ये पाई प्लॉट आपका यूज़ हो रहा होता है किसके लिए, यूनिवेरिएट एनालिसिस के लिए। ठीक है, बस लास्ट एक चीज़ कंप्लीट करके इसको एंड करते हैं। plt.style.available, ये मैंने कमांड रन करी और ज़रा देखें इसमें मुझे बहुत सारे स्टाइल्स दिखा रहा है ये। ठीक है, ये बेसिकली जो स्टाइल्स है ना, ये कैनवा के स्टाइल्स हैं। अभी मतलब आपको जो पीछे वाइट स्क्रीन देखने को मिल रही होती है ना, बेसिकली ये उसको डिसाइड करता है। तो आपको शायद याद होगा मैंने टॉप पर एक लाइन लिखी हुई थी, उसको मैंने कमेंट कर दिया था, ये वाली लाइन मैंने कहा था इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो मैं इसको यहाँ से कट करके नीचे आ जाता हूँ और मैं नीचे आके इसी को दोबारा से यूज़ करता हूँ और मैं डिफ़ॉल्ट के बजाय ना यहाँ पे लेट से इस वाले स्टाइल का यूज़ करता हूँ। क्या नाम है इसका, सोलराइज लाइट 2 का मैंने यूज़ किया, एग्जीक्यूट किया। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं और मैंने यहाँ पे लिखता हूँ plt.py, पाई प्लॉट बना लेते हैं और डेटा पास कर देता हूँ मैं। ठीक है, सिंपल। तो सर आप लोग थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड देख रहे हैं, बैकग्राउंड आपका पीछे का चेंज हो गया। सिमिलरली आप यहाँ से कोई सा भी स्टाइल उठाएंगे ना तो इस स्टाइल के अंदर क्या है, डिफरेंट बैकग्राउंड आपको देखने को मिलेगा। बैकग्राउंड जो है तो आप इनमें से किसी का भी यूज़ करके अपने ग्राफ के साथ लगा सकते हैं। हम जो फिलहाल यूज़ करते हैं वो डिफ़ॉल्ट चल रहा था, वो वाइट बैकग्राउंड होता है। ठीक है, और अगर मैं डेटा को हटाऊँ तो शायद दिखाएगा, एरर ही दिखा दे, भले नहीं दिखा रहा। डेटा कॉमा करके लिखते हैं, नहीं खैर आपको आइडिया हो गया होगा कि हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इसका बैकग्राउंड को स्टाइल्स की मदद से चेंज कर सकते हैं। तो आप लोग खुद जाके सारे स्टाइल्स को ट्राई करिएगा घर पे। एक और फाइनल चीज़ है हमारे पास, अगर हमने प्लॉट्स वगैरह बनाने के बाद इनको इमेज के अंदर सेव करना है, इन फिगर्स को, हम ये वाला काम भी कर सकते हैं। लेट से मैं ऊपर से एक पाई प्लॉट लेकर आ जाता हूँ, लेट से इसी वाले को उठा लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, नीचे आया, नीचे आके मैंने इसको पेस्ट किया और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ना ये वाला प्लॉट एक फिगर में आ जाए, मतलब एक फिगर बन जाए इसकी। ठीक है, ताकि मैं क्या कर सकूँ, इसको उठा के लेट से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में लगाने में इसको वहाँ पे पेस्ट कर सकूँ फिगर को। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा plt.savefig और यहाँ जाकर मैं इसको नाम बता दूँगा। ठीक है, लेट से मैं बोलता हूँ पाई प्लॉट लिख देता हूँ मैं। ठीक है, सेव फिग के अंदर मैंने पाई प्लॉट का नाम दिया, एग्जीक्यूट किया। एक मिनट देखते हैं ज़रा, ये आया नहीं आया हमारे पास, पाई प्लॉट ये आ गया। ठीक है, ये आपके पास एक फिगर बन के आ गई PNG फॉर्मेट के अंदर। तो अगर आपने इसको फर्दर कस्टमाइजेशन की भी होती, आपने लेट से ऊपर टाइटल दिया हुआ होता, एक्स एक्सिस की अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने पाई के अलावा कोई और प्लॉट बनाया होता, आपने उस पर एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल, लेजेंड सब कुछ दिया हुआ, तो आपके पास बिल्कुल उसी तरीके से आपके पास एक प्रॉपर इमेज आ जाएगी। ठीक है, फिर आप इस इमेज को भले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल करें, कहीं भी इस्तेमाल करें, आपके पास ये क्या है, इम्पोर्टेबल हो गई। ठीक है भाई, तो ये हमारा लेक्चर 1 था मैटप्लॉटलिब का। अब इसमें थोड़ी कुछ और प्लॉट्स बाकी हैं, इंशाल्लाह उसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम इसको यहीं पे एंड करते हैं।